नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना दुग्गल, शानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। शानी फाउंडेशन की ओर से विभिन्न विषयों पर वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे समाज, साहित्य और चौथी सत्ता पर। साहित्य समाज का दर्पण है और इतिहास साक्षी है कि जो कालखंड रहा है उसके साहित्य में उसका सत्य रचा बसा रहता है। लोक कथाओं से लेकर कहानियां, नाटक, उपन्यास, कविताएं, इन सभी में सामाजिक सरोकार जुड़े रहते हैं। यानी जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये विधाएं प्रमाण के तौर पर उसमें दी जाएगी। चौथी सत्ता, मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। पत्रकारों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन इधर कुछ विगत वर्षों से देखने में आया है कि पत्रकारिता के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। समाज के प्रहरी का इस प्रकार से अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना समाज को कहीं बीमार ना कर दे, कहीं कोई गंभीर खतरे ना उत्पन्न हो जाए। क्या है इसके कारण? और कहीं घुन ना लग जाए लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में और इमारत लड़खड़ा कर गिर जाए। तो ऐसे ही तमाम प्रश्न और उनके उत्तर, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री राम कृपाल सिंह जी, पूर्व संपादक नवभारत टाइम्स, आज तक चैनल के साथ कई वर्षों तक जुड़े रहे। श्री अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। श्री आलोक जोशी जी, पत्रकार, टिप्पणीकार, यूट्यूबर, पूर्व संपादक सीएनबीसी आवाज, टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर काम करने के बाद अब स्वतंत्र लेखन। शीबा असलम फैमी, पत्रकार, रिसर्च स्कॉलर और राजनीतिक समीक्षक। श्री आशीष तिवारी जी, वर्तमान में डिजिटल मीडिया कंपनी न्यूज में बतौर एडिटर कार्यरत हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं वर्षा सिंह जी, युवा पत्रकार हैं और फिलहाल देहरादून से वे भी हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आ रही है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, यानी वे भी अपराधी घोषित किए जाएंगे। मैं श्री राम कृपाल सिंह जी से जानना चाहूंगी कि हर निष्ठावान कलाकर्मी का कर्तव्य होता है कि वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएं। क्या चौथी सत्ता की एक पेशेवर जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस आवाज को सही रूप में जनता तक पहुंचाए? क्या चौथी सत्ता इस कर्तव्य का निर्वाह कर रही है? जी, श्री राम कृपाल जी। जी, संवेदना जी, जो आपका नाम है संवेदना, तो मैं पहली चीज तो यह, न मैं साहित्यकार हूँ, न मैं कोई समाजविज्ञ हूँ। मैं एक पत्रकार रहा हूँ और पत्रकार ही हूँ। रही बात मुझे फैसला सुनाने की, जिस चीज के मैं बहुत खिलाफ रहता हूँ वो यही है, पत्रकार का काम फैसला सुनाना नहीं है। मैं जो सवाल आपने उठाए हैं वो, उस पर मैं चाह रहा था कि मेरे और भी मित्र जो आप लोग हैं, जब आपकी राय पूरी हो जाएगी तो मैं शायद उसमें कुछ ज्यादा बोल सकूं। रही मैं आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, मैं उससे दुखी हूं, असहमत हूं, लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, एक चीज मेरी ये मान्यता रही है, जिसको आप कहती हैं कि हम किसी भी पेशे में हो, पत्रकारिता ही नहीं चाहे किसी भी पेशे में हो, हमारी सामाजिक संवेदना सबसे बड़ी चीज होती है। वो हमारा तराजू है। हम जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो मैंने जो पत्रकारिता का एक दौर करीब 35-40 साल में रहा हूं, और मैंने शुरुआत की है आज अखबार से, और ज्यादातर मेरा समय टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, नवभारत टाइम्स में ही बीता है। आलोक जी के साथ आपने इनका परिचय दिया, उसमें आप इनका प्रिंट मीडिया, इनकी जड़ तो प्रिंट मीडिया ही है, और ये नवभारत टाइम्स में भी रहे हैं और जगह भी रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज को ये मानते थे कि पत्रकारिता जो है, मैंने कई बार ये कहा भी है कि मुंशी प्रेमचंद की जो कफन कहानी है, उससे अच्छी स्टोरी राइटिंग नहीं हो सकती। हम तथ्यों को सामने रखें, अगर पक्षधरता या हमें फैसला सुनाना है, थोड़ा अदालत को राय देनी है, हमें वकालत करनी है,
वकील तो आप बन सकते हैं, जज नहीं बन सकते। वकालत आप कर सकते हैं, लेकिन वकालत के लिए भी अखबार में एक अलग जगह होती है अपने तर्क रखने के लिए। खबर को खबर की तरह करना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि जो कुछ भी पेश किया जा रहा है वो जरूरी है, गैर जरूरी है। भाई, इससे ऊपर उठ के एक बात कह रहा हूं कि खबर, हम हमेशा कहते थे खबर पाई जाती है, खबर बनाइए मत। अभी खबर मैन्युफैक्चर होने लगी है, खबर ही नहीं, चलिए खबर तो हम बनाते भी हैं, लेकिन सूचना जो होती है, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। लेकिन आज जो मुझे सबसे बड़ी पीड़ा हो रही है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसमें ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। वो आप एकदम सब्जेक्ट पर चले गए हैं, जिसका काम अदालतों को करना है, जांच एजेंसियों को करना है, सबको करना है। मैं नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आज का जो दौर देख करके मुझे लगता है कि मैं पुराना पड़ चुका हूं और ये कहना कि सब कुछ गलत हो रहा है, मैं समझता हूं कि मैं इसको ऐसा कहने से अपने आप को रोकता हूं। लेकिन एक बात है कि मुझे दोनों पक्ष, जैसे कबीर ने लिखा था ना कि वह हलाल हुए झटका मारे आग दो घर लागी, एक जहां पे खड़ा है वो भी कुछ मैन्युफैक्चर करके ला रहा है और दूसरा जो उसके खिलाफ है वो भी मैन्युफैक्चर करके ला रहा है। यानी मेरा ये कहना है कि आप तथ्य लाइए, और तथ्य अगर कहीं आप में अगर वाकई आप अच्छा प्लॉट, अच्छी चीजें लिख सकते हैं, तो हमेशा मैं मानता हूं कि प्लॉट अपने आप मैसेज देता है, अलग से मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी स्क्रिप्ट में वो दम होना चाहिए, आप सच लिखें, अपने आप उसकी मैसेज चली जाती है। जितने बड़े साहित्यकार हुए हैं, शरद बाबू से लेकर के सारे लोग, वो कहीं भी लास्ट में सुझाव नहीं देते कि ये सब कब तक चलता रहेगा और फलाना है समाज है। तो मेरा ये मानना है कि मैं तो पुरानी पीढ़ी का हूँ, शायद ऑब्सोलीट हो चुका हूँ, लेकिन मेरा मानना था, और इस मामले में मैं लकी हूं कि जो कुछ भी मैं कहता था करीब करीब उसको बहुत हद तक पालन कराने में मैं, और अपने दोस्तों से, दोस्त भी मेरे से मानते थे, सहमत भी होते थे। आलोक जी इसके उदाहरण हैं। हम कभी भी जबरिया खबर बनाने के पक्ष में नहीं होते थे। और आज मैंने तब भी, उस समय भी 80 में आपको बताऊं, कई बार मैं कह चुका हूं कि एक अखबार ने, उस समय हम महाराष्ट्र में थे, मुख्यमंत्री थे अब्दुल रहमान अंतुले, एक अखबार ने बैनर छापा कि इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान ट्रस्ट जो है बड़ा हेरा फेरी बेईमानी का है, और आप सरप्राइज करोगे कि वो इतना बड़ा बाउंडर हो गया उस देश में कि कवि सम्मेलनों में लोग कविताएं और व्यंग्य करने लगे कि हम तो अंतुले ही रह गए। और जब फैसला अदालत का आया तो अंतुले बरी हो गए, लेकिन वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो मैं तो ऐसी पत्रकारिता के, जहां बिल्कुल आपको अदालत का काम फैसला सुनाना, आप तथ्यों को सामने रखिए। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं, मेरे हिसाब से जो है ठीक नहीं है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। कल को मैं एक बात को मानता हूं कि तकनीकी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तकनीकी आपके मूल भावना को, खबर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इसको नहीं बदल सकती। तकनीकी जल्दी पहुंचा सकती है। और आज की तारीख में खतरा इसलिए बढ़ गया है कि अब इंफॉर्मेशन इन द रियल टाइम, जो जनरेशन आ रही है उसको ये जरूरत नहीं है कि आज सुबह की घटना हुई तो कल सुबह 7 बजे जो मेरे पास अखबार आएगा उसमें मैं पढ़ूंगा। आज तकनीकी इतनी डेवलप हो गई है कि इंफॉर्मेशन इन द रियल टाइम, जैसे कोई मैच होता है, क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मोबाइल से शुरू होता है, नेट पे जाता है, टीवी करती है। ऐसे में खतरा क्या है? ये एक बम्बार्डमेंट हो रहा है। अब उसको रोक करके सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे में मुझे लगता ऐसा है कि निश्चित तौर पर एक समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये उनके लिए भी चुनौती है जो टीआरपी देखते हैं। देखिए, आप गंदे से गंदा काम करेंगे तो भी टीआरपी देखने वाले उसको झुक जाएंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि कम ही आए। तो आप पत्रकारों पर यह बहुत बड़ा दायित्व है, संपादकों पर बहुत बड़ा दायित्व है, मालिकों पर बहुत बड़ा दायित्व है कि जो कुछ हो रहा है ये आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं सेंसरशिप के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि सरकार कोई
कानून बना करके इस तरह की चीजें करे। शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया, बाकी हमारे मित्र इस पे रोशनी डालेंगे। मैंने अपना एक अनुभव जो बताया और जो है। जी, जी, आभार आपका। जी, मैं अशोक वानखेड़े जी से जानना चाहूँगी कि आरोप है कि टीवी पर रिया चक्रवर्ती और कंगना की खबरें सिर्फ़ इसलिए चलाई जाती हैं क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं और सच्चाई ये भी है कि इनकी टीआरपी जो ये चैनल्स हैं, जो ये खबरें परोस रहे हैं, उनकी टीआरपी भी ज़्यादा होती है। तो दोषी कौन है, दर्शक या मीडिया? या कहें कि विकल्प ही नहीं है? जी। धन्यवाद संवेदना जी। एक तो शानी फाउंडेशन का भी धन्यवाद, उन्होंने बुलाया। और राम कृपाल जी है, आलोक जोशी है, ये सब सीनियर है मुझसे। उनके सामने बोलने में थोड़ी हिचक भी होगी, लेकिन राम कृपाल जी को जो लगता है कि वो पुराने पीढ़ी के हैं, मैं नहीं मानता। राम कृपाल जी को सुनने वाले, उनको फॉलो करने वाले आज भी लोग हैं। और मैं कम से कम मेरे ओर से तो इतना आश्वस्त करूं कि राम कृपाल जी, आपने जो मूल्य की जो रक्षा की है पत्रकारिता में, मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगले जनरेशन का हूं मैं आपके, तो वही मूल्यों को मैं सामने ले जाऊं। क्योंकि पत्रकारिता में समाज के हर जगह समाज में गिरावट आई है। समय के चलते समाज की, इवन साहित्य में गिरावट आई है। जो साहित्य अभी जो जिक्र किया कफन की कहानी का, कैसी कितनी कफन की कहानियां आज आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि ना वो समय है, ना समाज का जो संरचना है उसमें भी काफी बदलाव आया है। और बदलाव फिर जब समाज के हर क्षेत्र में आता है, साहित्य में आता है, राजनीति में आता है, तो वही बदलाव अब आपको मीडिया में भी दिखेगा। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि बदलाव स्थिति में आ सकता है, बदलाव आपके संसाधनों में आ सकता है, लेकिन जो आत्मा होती है चीज, साहित्य की आत्मा, साहित्य में बाकी चीजें में बदलाव आ सकता है, लेकिन साहित्य की आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं उसका जब डिटोरिएशन होता है तो फिर चिंता का विषय है। राजनीति राजनीति में आप ये देखते हो कि राजनीति की जो आत्मा है, जो बेसिक सोच, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसी के साथ डिटोरिएशन होता है। पत्रकारिता में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और आज मैं फिर भी मानता हूं कि आज प्रिंट मीडिया में आज भी आपको रीजनल अखबारों में वो सारी चीजें दिखेगी जो राम कृपाल जी के समय हम जिनको पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं। आज भी रीजनल अखबार में यदि आप जाते हैं, चाहे किसी भी बांग्ला भाषा का हो, तमिल का हो, मराठी का हो, इवन हिंदी के भी जो रीजनल अखबार है, आज भी उसमें खबरें पाई जाती है। लेकिन यदि मैं टेलीविजन की बात करूं, तो टेलीविजन ये इस बाल्य अवस्था में है अभी भी हमारे देश में, कि टेलीविजन के पत्रकारों को ये समझ के परे है। और जो प्रिंट मीडिया से पत्रकार गए हैं, जो अच्छे लोग गए प्रिंट मीडिया से, जो वाकई प्रिंट मीडिया में भी जिनका एक वजूद था, जो जिनको अपने आप में लोग यूनिवर्सिटी मानते थे। आलोक जी वहां से आए हैं, प्रिंट मीडिया से गए हैं। राम कृपाल जी प्रिंट मीडिया से गए थे। एसपी सिंह साहब जो थे अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मापदंड स्थापित किए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यदि वैसे ही मापदंड बने रहते और वैसे ही लोग आते, तो शायद आज इतना डिटोरिएशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं होता जो हम आज देखने में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी एक फौज चालू हो गई, क्योंकि लगातार सबको लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे व्यापारिक और बाकी जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो गार्ड हो सकते हैं। इसलिए बिल्डर्स, चिटफंड वाले, ऐसे ऐसे लोग लाइसेंस लेके बैठे। जब लाइसेंस लेने वालों को ये पता नहीं कि मीडिया क्या है, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को रखा अपने यहाँ कि जिनका स्टैंडर्ड उनसे भी नीचे का है सोच का। तो एक बिल्डर, मैं सोचता हूँ कि बिल्डर बहुत बड़ा सोच वाला हो सकता है। एक अच्छा सक्सेसफुल बिल्डर जरूरी नहीं कि एक सक्सेसफुल अखबार निकाले। अखबार निकालने के लिए सोच है। जो पुराने अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके आप इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की भी बात करें, आप किसी भी बड़े ग्रुप की बात करें, चाहे तरुण भारत ले ले, लोकमत ले ले, ये सब उस जमाने की पैदाइश है। ये ग्रुप तब बने जब कहीं ना कहीं एक मिशन के तहत जर्नलिज्म आता था। अब कमीशन के तहत जर्नलिज्म आ गया है। तो ये जो नए चैनल्स आए हैं, इन्होंने एक नई फौज तैयार की है कि जिनको जर्नलिज्म की जरूरत नहीं, और उन्होंने एक इवेंट बनाया, खबर को इवेंट बनाया। जो अभी राम कृपाल जी कह रहे थे कि खबरें मैन्युफैक्चर होने लगी है आज के डेट में। मैंने कई दिनों से इवन प्रिंट मीडिया में भी जो खोजी पत्रकारिता होती थी, जो नए स्कूप्स होते थे, जो नए स्कैंडल्स आते थे, वो सारे कहीं आते हुए दिखाई नहीं देती। या तो बाइट जर्नलिज्म है, कोई इवेंट होता तो उस पर बाइट लेते हैं। और हमारे जो एंकर्स है, अब एंकर्स ने मदारियों जैसा चिल्लाना शुरू कर दिया है।
उनको ये लगता है कि वो जितने जोर से चिल्लाएंगे उतनी जनता को ज्यादा सुनाई देगा। मैं ये मानता हूं कि संसाधन इतने सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं कि आप बहुत धीरे से भी बात करेंगे तो भी सब जनता तक आपकी बात जाती है, क्योंकि आपके पास इशू नहीं है, आपके पास मटेरियल नहीं बोलने का, तो फिर आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर डिटोरिएट करते हैं। और खासकर कुछ चैनल में तो ये स्थिति हो गई है कि आप आरोपित तय करते हैं। मीडिया ट्रायल नाम की जो नई चीज चालू हो गई है, तो प्रिंट मीडिया में कभी मीडिया ट्रायल नहीं हुआ करती थी। मैं मानता हूं इंडियन एक्सप्रेस का जो उदाहरण दिया है रामकृपाल जी ने, उस समय ये बाकायदा अंतुले की सुपारी ही दी गई थी, क्योंकि अंतुले एक मुस्लिम थे। महाराष्ट्र में मुस्लिम मुख्यमंत्री कैसा हो सकता है, ये वहां मराठों को समझ के परे था, इसके तहत एक सुपारी दी थी। लेकिन ना वो भ्रष्टाचार का प्रारूप था। उन्होंने जो भी पेमेंट लिया था सीमेंट के लाइसेंस देने के लिए, वो एक ट्रस्ट के तहत लिया था, और वो ट्रस्ट का पैसा बाकायदा सामाजिक कार्यों के लिए खर्चा हो रहा था। कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं था, चेक से ट्रांजैक्शन था। क्योंकि वसंतदादा पाटिल की पत्नी जो शालिनी ताई पाटिल, उन्होंने पंढरपुर के यात्रा में जो ऐतिहासिक भाषण देके इस डोनेशन को जिजिया कर कहा, और कहा कि औरंगजेब की सत्ता महाराष्ट्र में शुरू हो गई और मराठा वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक ऐसा एक रंग ले लिया कि अंतुले को सत्ता छोड़नी पड़ी। आज पीएम केयर फंड का यदि हम बात करें तो उसका प्रारूप उस इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान था उससे कोई अलग नहीं है। वो भी चेक से पेमेंट लेते हैं, वो भी चेक से पेमेंट विभिन्न ऐसी संस्थाओं से लेते हैं, ऐसे उद्योगपतियों से पैसे आ रहा है जिन उद्योगपतियों को लगातार सरकार कुछ ना कुछ दे रही है। ये सबके सामने है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उस जमाने में ये सुपारी जर्नलिज्म जो चल रहा था कि आप किसी का दे दो, ऐसे कई कारण हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो आप बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पत्रकारिता मर गई करके हम नहीं कह सकते। आज आलोक जोशी जी ने अपना एक काम चालू किया है और उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आज भी समाज में लोग पत्रकारिता चाहते हैं, अच्छी पत्रकारिता चाहते हैं, अच्छे बोलने वाले की आज भी इज्जत है, अच्छे लिखने वाले की आज भी इज्जत है। इसलिए मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये समुद्र मंथन है, ये तो विष निकल रहा है, आने वाले समय में अमृत भी निकलने की जरूरत है। लेकिन ये जो चिल्ला चोट वाली बात है, एक समय ऐसा आया था कि जब चैनल चालू हो गया था, और मैं तो नाम लेके बात करूंगा, इंडिया टीवी जब शुरू हुआ था तो मुझे याद है सांप नेवले ये तमाम बातें, अंधविश्वास की खबरें इतनी चलाई जा रही थी, क्योंकि तब लोगों को टीआरपी चाहिए था। हम कितना लोगों को तक जाते हैं, क्योंकि टीआरपी के आंकड़े से आपको विज्ञापन मिलता है। और फिर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि हमारा टीआरपी बढ़ गया तो उससे विड्रॉ हो गए। अब एक कुछ जो चिल्लाने वाले एंकर है, उनको लगता है हमारा टीआरपी है, कुछ समय ये चलेगा। हमारे देश में एक मनोहर कहानियां जो क्राइम पे लिखी हुई मैगजीन थी, वो बहुत ज्यादा बिकती थी, लेकिन वो समाज का चिंतन की दिशा तय नहीं करती थी। चिंतन की दिशा तब भी नवभारत टाइम्स तय करता था, तब भी धर्मयुग तय करता था, तब भी इलस्ट्रेटेड वीकली तय करता था। ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो पब्लिकेशंस थे। वो हो सकता है मायापुरी करके जो फिल्मों की मैगजीन आती है और बाकी जो मैगजीन थे उनका सर्कुलेशन कम हो गया, लेकिन इम्पैक्ट था। आज भी मुझे लगता है कि कुछ चैनल्स है जिनका टीआरपी नहीं है लेकिन उनका इम्पैक्ट है, और वो इम्पैक्ट दिखाई देता है। इसलिए ज्यादा दुखी तो मैं भी हूं। ये स्थिति आ गई कि अपने आप को पत्रकार कहलाना भी अब शर्मसार हो गया है, क्योंकि पत्रकार के मायने वो मदारी हो गया है कि जो सांप नेवले की लड़ाई देखने के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के दिखाता है और अंत में कुछ नहीं होता। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई, वो कुछ दिन चला, उसके बाद सुशांत राजपूत चला, उसके बाद अब कंगना रनावत चली, अब मुझे लगता है कुछ दिन आईपीएल चलेगा। ये इवेंट चाहिए होता है। मतलब एक चैनल जब ये रिपोर्टिंग करता है कि रिया चक्रवर्ती ने आज 2 रोटी में से 1 रोटी का 2 निवाले खाए, उसके बाद पीले रंग का दुपट्टा अपने कंधे पे रख के वो अपने जेल के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। मुझे लगता है कि जब जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जेल में गए तब भी शायद तब के अखबारों ने ये रिपोर्टिंग नहीं की होगी कि गांधी जी ने 2 निवाले खाए और वो गांधी जी 4 कदम पैदल चले। ये जो डिटोरिएशन है ये मात्र इसलिए है, टीआरपी की होड़ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद ये एक, मैंने कहा ना, बाल्य अवस्था में है। इसमें भी सुधार की जरूरत है और सुधार होगा। रही जर्नलिज्म की बात, जर्नलिज्म जो स्थिति में है वो वाकई बहुत शर्मसार है। अपने आप को जर्नलिस्ट कह लेने में शर्म आती है। लेकिन फिर ये बात साहित्य की भी है, ये बात राजनीति की भी है। पार्लियामेंट जब दिल्ली में आया था आज से 30 साल पहले, और जब पार्लियामेंट कवर करने जाते थे तो पार्लियामेंट में शेर शायरी से लेके कविताओं का जो उदाहरण पेश किया जाता था और जो डिस्कशन होता था सुनने लायक होता था। आज के डिस्कशन सुनने लायक है नहीं।
आज के डिस्कशन जिसको कुछ नहीं होता वो बोलता है, सरकार लगातार झूठ बोलती है, पार्लियामेंट में सरकार झूठ बोलेगी, ये कभी अपेक्षा नहीं थी। एक दूसरे की बिलो द बेल्ट बार बार यदि स्पीकर को ये कहना पड़े कि ये कार्यवाही से हटाया जाए, ये कार्यवाही से हटाया जाए, इसके मायने ये है कि कार्यवाही में लिखने लायक चीजें लोग बोलते नहीं। ये हमारे सांसद है जिसको हम चुन के भेजते हैं। तो राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता सभी में डिटोरेशन आया है, समाज के कई जगह डिटोरेशन आया है, ये देखने को मिला है। लेकिन डिटोरेशन आया है करके हम चुप नहीं पड़ सकते। शानी फाउंडेशन ने जो काम किया, ऐसे ही अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि एक आशा की किरण जिंदा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब दोनों वरिष्ठ है, जोशी जी वरिष्ठ है मेरे से, और रामकृपाल जी तो बहुत वरिष्ठ है। अब इनके सामने मैं जितना जो मेरी जो समझ थी, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा और जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये आपके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं इसके बाद भी आलोक जी से बहुत कुछ सुनना चाहूंगा, और रामकृपाल जी के अंतिम मैं उनका एक विश्लेषण जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं इन दोनों से कुछ घर ले जाने के लिए आया हूं। आभार, आभार। जी, मैं आलोक जोशी जी से जानना चाहूंगी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के युग में लोक तत्व का अभाव नजर आता है। क्या मीडिया सिर्फ शहरी आबादी को साधने का काम कर रहा है? कौन लोग हैं जिनको टारगेट बनाकर चल रहे हैं? शायद आलोक जोशी जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। माफ कीजिए, मैं म्यूट था। मैं जी जी। सबसे पहले संवेदना जी आपका धन्यवाद, और धन्यवाद शानी फाउंडेशन का, फिरोज शानी का, जिन्होंने ये आयोजन किया। और मुझे ये सौभाग्य हासिल है कि मैं शानी जी के साथ मेरी कुछ बैठकें हुई हैं, और आखिरी दिन जिस दिन वो वर्तमान साहित्य से रिटायर हुए थे, आखिरी दिन में उनके साथ उनके दफ्तर गया था, और उस दिन उन पर मैंने नवभारत टाइम्स के दिल्ली संस्करण में खबर भी लिखी थी, क्योंकि तब मैं लखनऊ में नवभारत टाइम्स का एडिशन बंद था लॉकडाउन की वजह से, और हमको रामकृपाल जी ने, जो हमारे संपादक थे, 2 लोगों को दिल्ली भेजा था काम करने के लिए। ये व्यक्तिगत प्रसंग है, लेकिन एक कविता लिखी थी उन्होंने उस वक्त। अब मुझे वो लाइन ठीक से याद नहीं आ रही है, मैं कई लोगों से पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ इस तरह की थी जैसे वो एक दूब वाली कविता है ना, कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे हर किए धरे पे उगाऊंगा। ये दूब पर एक कविता है, उसी तरह की कुछ और लाइनें थी, वो लाइनें मुझे याद नहीं है। लेकिन है क्या कि आप जब कोई काम कर रहे हैं, जिस प्रसंग में आपने बात कही है कि क्या टारगेट है, कौन टारगेट है, क्या शहरी आबादी टारगेट की जा रही है। देखिए, शहरी आबादी टारगेट की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम टेलीविजन पे टीआरपी का हिसाब लगाते हैं, और ख़ास तौर पे बात टेलीविजन पर ही होती है, इसलिए पहले वहाँ की बात से शुरू करता हूँ। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, अभी अशोक भाव ने बताया, वन आलोक जोशी नाम से। वहाँ तमाम लोग आते हैं, जुड़ते हैं, मुझसे बात करते हैं, और कई बार कहते हैं कि भाई आप बोला करिए। मैं कुछ मेहमानों को लाता हूँ, कहते हैं नहीं, हम आपकी बात सुनने आते हैं, आप बोलिए। ऐसे अनेक लोगों ने आज की तारीख में अपने अपने टेलीविजन, ये यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए हैं। ये चीज़ हमें कल्पनातीत लगती थी। अब से 5 साल पहले कोई कहता भाई ऐसा एक चैनल शुरू कर दो, या जैसे वेबिनार हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, तो लगता था इसके लिए कितना संसाधन लगेगा, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, और कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे को कौन उठाएगा। अब आप देखिए ये जुड़ने में कितना खर्चा आ रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी आपके रास्ते में बहुत बड़ा सहारा बन के आ गई है। अब मैं और आप खड़े होकर किसी 1000 करोड़ रुपए वाले व्यापारी से मुकाबला कर सकते हैं, अगर हमें अपने कंटेंट की ताकत पर भरोसा है। रहा सवाल शहर का और गांव का, तो जो भी कमर्शियल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, जो विज्ञापन के दम पर, सर्कुलेशन के दम पर चलता है, वो किसी ना किसी को टारगेट बनाकर चलेगा ही। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई पवित्र काम कर रहा हूँ और मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ जिससे मैं धर्म की रक्षा करूँगा और मुझे कोई नहीं चाहिए कि कोई देखे या ना देखे। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे अच्छे लोग देखें, शहर में देखें, गांव में देखें, जहाँ हों वहाँ देखें और मेरी बात सुने। और ये हौसला इसीलिए पैदा होता है अपने अंदर कि हमें लगता है कि हमारी बात सुनने वाले लोग हैं। मैं इसके ठीक पहले जिस टेलीविजन चैनल में नौकरी करता था, वहाँ मैं एक डिबेट शो करता था। और अभी जैसे अशोक जी ने कहा
कि टेलीविजन पर एंकर इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। ऐसा सचमुच ऐसा लगता है। लोगों का कहना है कि टीवी ऑन करने की क्या जरूरत है, अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, और ये तो इतना जोर से चिल्लाता है कि इसकी आवाज ऐसे ही आ जाया करेगी। लेकिन ये दरअसल किसी एक इंसान पे आज उंगली उठ रही है, क्योंकि वो इंसान अब अपने चैनल का मालिक भी है, संपादक भी है, सब कुछ है। लेकिन ये एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था ने उसको ये बना दिया है। मैं अभी याद दिलाना चाहूंगा, और मैं रामकृपाल जी का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कई मायनों में जिंदगी में, कि इन्होंने बहुत विकट मौकों पे मेरे कंधे पे हाथ रखा है, और जहां तक पहुंचा, जहां मैं आज हूँ, इसमें इनका बहुत योगदान है। और मैं पत्रकार नहीं था जब मैं इनका मित्र था, तब मैं लखनऊ में पढ़ता था और ये नवारा टाइम्स में वरिष्ठतम लोगों में से एक थे। तो लेकिन मैं कभी भी जब मेरा मन करता था उठ के चला जाता था इनकी टेबल पे, और ये इनकी खासियत थी कि तो बहुत बहुत उत्साह के साथ स्वागत करते थे। क्या वाह, लोग अपना कुछ काम वाम भी कर रहे हो। दूसरे पत्रकार जो थे उसी स्तर पर, वो थोड़ा म्यूटेड रिस्पॉन्स देते थे कि अच्छा आप आके बैठ गए, हाँ कैसे हैं, क्या है। लेकिन रामकृपाल जी कमरे के दूसरे कोने से ही आवाज देते थे बहुत जोर से, अरे वाह, आओ आओ। तो हमने वहां, और उस वक्त हम लोग पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल में काम किया करते थे। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि हम समाज में जो हमारी भूमिका है पत्रकार के तौर पर, एक पत्रकार थे रामकृपाल जी, संपादक वहाँ वरिष्ठ संपादक थे, वरिष्ठ उप संपादक थे मेरा ख्याल है, और वहां वो अपना काम करते थे। लेकिन बाहर निकल के समाज में एक भूमिका होती है एक्टिविस्ट के तौर पर, तो वो पीयूसीएल में भी काम करते थे, वहां मैं भी काम करता था। तो हमारे समाज में समाज के सदस्य के तौर पर एक भूमिका और पत्रकार के तौर पर एक भूमिका, ये दो अलग अलग भूमिकाएं हैं। ये अब बहुत सारे लोग भूल गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जहां बैठे हैं इस कमरे में, इस कुर्सी पर बैठकर ही मेरी सारी भूमिका है। वो मैं पत्रकार के तौर पे भी कर लूं, एक्टिविस्ट के तौर पे भी कर लूं, वकील के तौर पे भी कर लूं, और जज के तौर पर भी कर लूं। ये संकट की स्थिति है जब आप सब कुछ यहीं बन जाना चाहते हैं, और यहां तक की इच्छा दिखाने लगते हैं कि अगर मौका मिल जाए और ये जो अपराधी है मुझे मिल जाए, तो मैं इसे लाकर यहीं स्टूडियो में सूली पर चढ़ा दूं। और तकलीफ की बात यह है कि इस प्रवृत्ति को बहुत समर्थन और बहुत बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए आप कहें पत्रकार जिम्मेदार है, तो हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है। आप कहें मालिक जिम्मेदार है, हो सकता है जिम्मेदार है। मालिक का जहां तक सवाल है, अनेक प्रकार के मालिक इस कारोबार में हैं। और ये अभी अशोक जी ने कहा कि कोई बिल्डर अगर चैनल निकालेगा, या कोई मैं तो कहता हूँ शराब का व्यापारी चैनल खोल लेगा, तो वो क्यों खोलेगा? उसके कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं और होंगे, मैं इसमें कोई मुझे शक शुबा नहीं है। लेकिन इस पर आपको, आपके शहर इंदौर से मैं एक उदाहरण दूंगा। राहुल बारपुते जी नई दुनिया नाम का अखबार निकालते थे, जो मेरा ख्याल है हिंदी पट्टी के सबसे इज्जतदार अखबारों में से था। उससे ज्यादा नाम और प्रतिष्ठा किसी अखबार ने मेरी जिंदगी में नहीं कमाई। उससे पहले कमाई होगी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत इज्जतदार अखबार, इतना इज्जतदार कि हम लखनऊ में 4 दिन बाद वो अखबार हमें मिलता था, और उसको पढ़ने के लिए हमारे दफ्तर में मारपीट होती थी कि कौन नई दुनिया पे पहले हाथ रख दे। क्यों ऐसा होता होगा? आज सोचिए, कोई अखबार जिसके बारे में कहा जाता है कि सुबह जो अखबार आता है शाम को वो समोसे रखने के से ज्यादा उसका कोई काम नहीं हो सकता है। उस अखबार में ऐसा कुछ होता था। वो अखबार तब राजेंद्र माथुर उसके संपादक थे पहले, फिर अभय छजलानी जी उसके संपादक थे। लेकिन जिन राहुल बारपुते ने उस अखबार को शुरू किया, वो बहुत महान पत्रकार माने जाते हैं। लेकिन बारपुते जी से किसी ने पूछा कि भाई, आप तो पत्रकारिता में आपकी बड़ी श्रद्धा और वो है, आप पत्रकार बन के क्या करना चाहते थे? उनका जवाब था कि मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता था, मैं पत्रकारिता के प्रति मेरा कोई झुकाव या उल्लास नहीं था। मैं तो लाभचंद जी के प्रति हुलस कर पत्रकारिता में आया। मैं लाभचंद जी को मानता था। लाभचंद जी ने मुझसे कहा कि एक अखबार निकालो, तो मैंने एक अच्छा अखबार निकाला। अगर वो मुझसे कहते कि राहुल जूता गांठो, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि मैं उतना ही अच्छा जूता गांठता जितना अच्छा मैं अखबार निकालता हूं। तो ये कमिटमेंट है कि मैं जो काम करूंगा उसको सर्वश्रेष्ठ करूंगा, सबसे अच्छा करूंगा, अपनी पूरी क्षमता से करूंगा।
दूसरी तरफ अब अखबारों का नाम क्योंकि आ रहा है और रामकृपाल जी ने वो दौर याद दिलाया, 1990 की बात है मेरा ख्याल है, जब अयोध्या में गोली चली थी, बाबरी मस्जिद गिरने के पहले एक बार कर्फ्यू लगा हुआ था और उस पर तमाम अखबारों ने अलग अलग तरह से उसको कवर किया। हिंदी पट्टी के उन अखबारों ने जिनका जिक्र पत्रकारिता के लिए ही होता है, उनके मालिक कोई और कारोबार करते थे ऐसा मुझे नहीं मालूम है, वो किसी बिल्डर के अखबार नहीं थे, वो किसी शराब व्यापारी के अखबार नहीं थे, वो पारिवारिक रूप से समृद्ध विरासत वाले अखबार थे जिनके नाम पर कसम खाई जाती है, जिनमें काम कर चुके लोग इस बात पे गर्व करते थे कि हमने उस अखबार में काम किया है। उनमें से एक अखबार ने 8 अलग अलग संस्करणों में अयोध्या में गोली से मरने वालों की 8 अलग अलग संख्याएं छापी, नाम ऊपर एक ही संवाददाता का था, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 300। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग जगहों पे लोग बैठे थे उनके मन में ये डर था कि कहीं मेरे अखबार में छपी हुई गिनती मेरे प्रतिद्वंदी अखबार के मुकाबले कम न रह जाए। मुकाबला यूं होता था, भूकंप की खबर आई तो भाई कितने हो गए, वो गिनती कहीं दूसरे से कम रह गई तो अगले दिन सुबह डांट पड़ेगी। ये डर बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया और इसी प्रकरण पर लखनऊ में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक टीम भेजी थी जांच करने के लिए कि हिंदी के अखबारों ने या रीजनल अखबारों ने कैसी भेदभावपूर्ण कवरेज की है। उस कवरेज में वहां कुछ पत्रकार नेता हैं जो पेश हुए, उनमें से एक लंबे समय तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में रहने के बाद उस वक्त हिंदू अखबार के लिए काम कर रहे थे। हिंदू को आप सब जानते हैं, उसको परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो इस बात के समर्थन में उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। रघुवीर सहाय जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिस कमेटी ने वो जांच की। काफी तर्क दिए कि साहब सरकार ने सारी पाबंदी लगा रखी थी, पत्रकारों के पास सूचना जुटाने का कोई माध्यम नहीं था, वो कैसे जान पाते पत्रकार कि वहां कितने लोगों की मौत हुई है। ऐसे में किसी को जो दिखा, उसने जो लोगों से सुना, गलती से वो लिख गया, इसकी गुंजाइश, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दिया जाना चाहिए। इस बेनिफिट ऑफ डाउट के सवाल के जवाब में पहला तर्क तो प्रश्न ये पूछा गया, भाई जिस संवाददाता के नाम से खबर लिखी गई है उसने तो यह खबर लिख के भेजी होगी, उसने एक संख्या लिखी होगी, फिर 8 संस्करणों में 8 अलग अलग संख्याएं कैसे छपी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल रघुवीर सहाय साहब ने बहुत मासूमियत से, बहुत शिष्ट अंदाज में, हल्के से उनसे पूछा कि आप किस अखबार में काम करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं हिंदू में काम करता हूँ। सहाय साहब ने हिंदू अखबार की क्लिपिंग निकाली उस दिन की और उनके सामने रखी। कहा कि मान्यवर, आप ये बता रहे हैं कि पत्रकार के पास कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, वो गलत जानकारी दे सकता था, सैकड़ों तक की गिनती लिख सकता था। आपके अखबार में आपके नाम से छपी खबर में 16 लोगों के मरने की खबर छपी है। आपने यहाँ ये गिनती 16 की क्यों छापी? यहाँ 150, 250 जैसा कोई आंकड़ा क्यों नहीं? उस हियरिंग में अगले 1.5 मिनट तक सन्नाटा रहा, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, वो जवाब नहीं दे पाए 1.5 मिनट पूरे। और उसके बाद वो बहुत हल्के से बोले, साहब मैं 20 साल पीटीआई में रहा हूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं कि मैं जो चीज पुष्ट नहीं हो वो लिख नहीं सकता। तो देखिए, संस्थान आपको संस्कार देते हैं, संस्थानों के संस्कार होते हैं, पत्रकार के अपने संस्कार भी होते हैं। हम आज जिसका जिक्र कर रहे हैं, अभी अशोक वानखेड़े जी ने इंडिया टीवी का जिक्र किया। इंडिया टीवी ने सांप बिच्छू वगैरह, सांप बिच्छू बाद में आए दरअसल। इंडिया टीवी ने जो शुरुआत की थी और वो क्यों की थी उसका परिप्रेक्ष्य समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए की थी कि इंडिया टीवी, रजत शर्मा खुद पत्रकार हैं और मैं रजत जी की पिछले कुछ वर्षों में काफी इज्जत करने लगा हूं। उसकी वजह यह है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान इस वक्त है इस देश में, उससे जितने नजदीक रजत शर्मा रहे हैं उतने शायद कोई और न रहा हो। लेकिन आपको उनके अपने काम में, जब भी आप उनको स्क्रीन पे देखें, कभी ये बात इस अंदाज में झलकती नहीं दिखती है जैसे कि वो स्क्रीन फाड़ के बाहर निकलने को तैयार होंगे सरकार के समर्थन में। वो चैनल को भी इज्जत से चलाया उन्होंने, लेकिन जब चैनल शुरू हुआ तो उनके पास संसाधन बहुत कम थे, रिसोर्स बहुत कम थे। सामने एक दूसरा चैनल था आज तक, जिसके पास 40 ओबी वैन होती थी इस देश में।
देश भर में नेटवर्क था, मिनट मिनट की खबर वो लाके दिखा सकता था, लाइव दिखा सकता था। इसके सामने आप खड़े हुए एक ऐसा चैनल लेकर जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास शायद 1 या 2 ओबी वैन थी दिल्ली और मुंबई में। अब मुकाबला कैसे करें? तो अब मुकाबला करने का एक तरीका उन्होंने ईजाद किया। उन्होंने ईजाद ये किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ स्टूडियो में एक और ब्रेकिंग न्यूज़ नाम का प्रोग्राम, उससे पहले तक ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर्मेट होता था, कोई बड़ी खबर आ गई तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते थे। लेकिन उसमें उन्होंने आधे घंटे का एक शो शुरू कर दिया जिसका नाम था ब्रेकिंग न्यूज़। हमने शहर में होर्डिंग लगी देखी कि ब्रेकिंग न्यूज़ नाम का शो रोज शाम रात 8:30 बजे। अब मैं हैरत में पड़ा कि रोज 8:30 बजे इनके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से आएगी? ये कैसा विचित्र कार्यक्रम है। लेकिन उसी 8:30 बजे के ब्रेकिंग न्यूज़ कार्यक्रम ने उनको वहां पहुंचा दिया जहां वो पहुंचना चाहते थे। एक आदमी खड़ा होगा, एक बड़ा सा स्क्रीन होगा, वीडियो वॉल जिसको कहते हैं, पूरा एक दीवार भर का स्क्रीन होता है, उस पर कुछ दिखाया जाएगा लिखा हुआ, 4-5 वाक्य लिखे होंगे और ये आदमी उन्हीं वाक्यों को बार बार कन्विक्शन के साथ कहता रहेगा। ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। एक फॉर्मेट ये था कि इसी खबर को बार बार कहते रहो, किसी से बात भी नहीं हो। तब ऐसा भी नहीं था कि 5 गेस्ट बुला के बैठा लिए जाए। वो एक आदमी आधे घंटे आपको अटका के रखता था, जो अभी मदारी का नाम लिया गया। मैं और ये बात बहुत साफ स्पष्ट तौर पे स्वीकार कर रहा हूँ कि जब हम टेलीविजन में आए थे, हमारी ट्रेनिंग में हमें कहा गया था कि आपको किसी से सीखना है तो आपको उस मदारी से सीखना है जो सड़क पर भीड़ इकट्ठा करता है और जिसके पास लोग अपना जरूरी काम धाम भूल के खड़े हो जाते हैं। 40 मिनट तक उनको होश नहीं रहता है कि वो किसी जरूरी काम से जा रहे थे और अचानक इस आदमी ने कुछ तमाशा दिखा के उनको उलझा लिया है। जब वो अंत में अपनी कटोरी या अपनी टोपी लेकर घूमना शुरू करता है पैसे लेने, उस वक्त लोग सरकना शुरू होते हैं। तब उन्हें याद आता है कि वो तो किसी बहुत जरूरी काम से निकले थे। तो ये था आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन या क्राफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि जो बात आप कह रहे हैं उसको आप इतने दिलचस्प अंदाज में कहिए कि इंसान आपको छोड़ के भाग ना सके। लेकिन बढ़ते बढ़ते वक्त ऐसे आगे बढ़ा कि जिसमें लोगों ने इस बात को लिटरली ले लिया कि हमें एक्चुअली मदारी बन जाना है, हमको खुद न्यूज बन जाना है। हम न्यूज प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम न्यूज बन जाएंगे। ये कष्ट है और ये बड़ा कष्ट है आज की तारीख का, लेकिन मुझे लगता है कि हल इसका निकलेगा। दूसरा जो साहित्य और कलाओं के दूसरे स्वरूप हैं, उनसे मुझे लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, रामकृपाल जी ने कफन का जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि आज लिखा नहीं जा रहा है। आज संकट सिर्फ यह है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। आज की तारीख में ऐसी कहानियां मेरी नज़र से बीच बीच में गुजरती हैं जिनमें बहुत कुछ लिखा जाता है। आपने जिसने भी आप लोगों में से आर्टिकल 15 नाम की फिल्म देखी होगी, वो फिल्म क्या है? वो फिल्म हमारे ज़माने की पत्रकारिता है। क्योंकि पत्रकार वो बात वैसे नहीं कह पाए तो उस फिल्मकार ने कह दी। मैंने उस फिल्म को देखने के बाद यही कहा था कि देखिए, सच होगा तो बोला जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे बोला जाएगा। इस मुंह पे ताला लगा दोगे तो उस मुंह से निकलेगा, सारे मुंह सिल दोगे तो हाथों से निकलेगा। आप टेलीविजन पर नहीं कहने दोगे, आप अखबार में नहीं कहने दोगे तो लोग फिल्मों में कहेंगे, लोग शायरी में कहेंगे, लोग गीतों में कहेंगे। तो ये पुराने वक्त में भी हुआ है, आज भी हो रहा है। अभी कल आपने अगर ध्यान दिया हो, एक भोजपुरी में एक लड़की बहुत वायरल हो रही है जो बेरोजगारी पे भोजपुरी में कविताएं लिख रही है, गीत लिख रही है, गा रही है। तो ये दुनिया है, ये यूं चलती है। जब वक्त आएगा तब पता नहीं चलेगा, ये मैं कह सकता हूं। और मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव और ज्ञान रखते हैं रामकृपाल जी। आप लोग जब वापस चलेंगे तो उनसे सुनेंगे ये बात कि जब बदलता है समाज तो क्या वो पहले से चेतावनी देकर बदलता है, क्या वो वार्निंग देकर बदलता है? ये हमारे मीडिया का, हमारे टेलीविजन का ये हाल क्या किसी को बता के हुआ है? अचानक हो गया है। अचानक आपने देखा होगा, और ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रवण गर्ग जी, उनकी टिप्पणी से मुझे ध्यान आया। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि आपको कहीं से मॉब लिंचिंग की खबरें नहीं मिल रही हैं। कितने दिनों से आपने नहीं सुनी है? क्या हुआ है? क्या कोई कारण है? किसी ने स्विच ऑफ कर दिया है? समाज में अचानक सहिष्णुता बढ़ गई है? तो एक वक्त आता है जब कुछ चीज होना रुक जाता है, कोई नई चीज होनी शुरू हो जाती है।
और ये माहौल कब तक चलेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके सामने उम्मीद की किरणें हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। कितना भी अंधकार हो, वो अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। जी, धन्यवाद आपका आलोक जी। मैं शीबा जी से जानना चाहूंगी, शीबा जी, कि आंकड़े कहते हैं कि इस देश में महिलाएं और बच्चे समाचार कम देखते हैं या लगभग ना के बराबर देखते, पढ़ते, सुनते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं, क्यों होता है ऐसा? बहुत बहुत शुक्रिया संवेदना जी और फिरोज शानी साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मुझे। तो आपने मुझे महिला के सवाल में रोका है। मुझे लगता था कि हम लोग जो अभी जो बातें तीन अनुभवी लोगों से हमने सुनी हैं, वो अपने आप में बहुत परतें उघड़ती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है इसके साथ में कि बात यहाँ से शुरू की जाए कि मीडिया जो कहता है उसको सच क्यों मान लिया जा रहा है, या उससे लोग प्रभावित क्यों हो रहे हैं, या मीडिया अपने तमाम कुकर्मों के बावजूद, सुपारी मीडिया हो जाने के बावजूद और बाकी सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी तक उसकी ये धृष्टता कैसे है कि वो कह रहा है और लोग सुन रहे हैं। ये वैधानिकता उसको कहाँ से मिली है? मुझे ये लगता है कि आज़ादी का जो पूरा आंदोलन था, उसमें भारत में उस समय के प्रिंट मीडिया ने जो रोल निभाया था, खासकर अंग्रेजी मीडिया ने और वर्नाकुलर मीडिया ने भी, और साहित्यकारों के हाथ में जो मीडिया था, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, और चाहे वो और दीगर बड़े नाम हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग एडिटर रहे और इन्होंने मीडिया को कि अब जो एक बॉडी है, बॉडी ऑफ वर्क है, उसको उन लोगों ने बहुत सींचा है। उस समय मीडिया ने जो कुछ अर्जित किया था विश्वास के नाम पे, वैधानिकता के नाम पे, और समाज में उसकी एक जगह जो बनी थी, उसको एक ब्लैंक चेक की तरह मीडिया आज तक इस्तेमाल कर रहा है। वरना मीडिया की ये हिम्मत कैसे है? अब इस समय हम जिसको मीडिया कह रहे हैं उसमें हम न्यूज़ मीडिया का जो धंधा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो न्यूज़ मीडिया का धंधा जो पारंपरिक तौर पे जिसको हम खासकर टीवी और प्रिंट कहते हैं, वो सुपारी मीडिया में तब्दील हुआ, वो लिंच मॉब में तब्दील हुआ, वो चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक समूह हो, उनके खिलाफ खड़ा होकर के कुछ भी वो कह सकता है और लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। देखिए, मीडिया के स्टूडियो तो हमारे इसी शहर में हैं, बड़े शहरों में हैं, जहाँ लोग आंदोलन करते हैं, जहाँ जंतर मंतर होता है या जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया होता है। क्या लोगों को उनका पता नहीं मालूम है? इतने लोग नाराज हैं अगर, और फिर भी वो मीडिया के दरवाजे पे खड़े होकर सवाल नहीं पूछ रहे, वहां नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है? व्हाट इज द इंसुलेशन बिटवीन देम कि वो मीडिया के दरवाजे पे जा करके, वो नेता के दरवाजे पे जाके खड़े हो सकते हैं, वो थाना का घेराव कर सकते हैं, वो थाना फूंक देते हैं, लेकिन वो मीडिया के दरवाजे पे क्यों नहीं जा रहे हैं? मीडिया का पता सबको मालूम है। तो ये जो वैधानिकता है, और ये कितना भयानक है कि जब आपको इतने ऊंचे पायदान पे जो समाज रखे बैठा हो और आप उसके साथ इतनी घृष्टता करें, इतने अपराध करें। मुझे ये लगता है कि समाज जो है वो धीरे धीरे सचेत हो रहा है। पहली कड़ी में तो ये हो रहा है कि मीडिया का जो मतलब है उसमें व्यापकता आई है, यानी कि एक सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया या कॉरपोरेट मीडिया, इन सब के बरक्स एक पीपल्स मीडिया, लोक मीडिया खड़ा हो रहा है। और इस ट्रेंड में भी जो फर्क आ रहा है कि लोग जरूरी नहीं है कि, मतलब आज इस कार्यक्रम में शामिल होना था इसलिए मुझे कुछ चैनल्स के दर्शन करने पड़े, और ये बड़ी विडंबना जैसा था कि भाई पता करें इस समय चल क्या रहा है उस सुपारी मीडिया में, वरना कौन देखता है वो मीडिया? हम में से जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं वैसे वैसे वो वक्त की बर्बादी जानते जा रहे हैं और नहीं देखते हैं। एक बात ये है कि जो घर में जबरदस्ती आपके घर में घुस के जो मीडिया आया हुआ है, उसमें गुणवत्ता की तलाश करना बेईमानी है। मुझे लगता है टीवी सीरियल से भी अगर आप बात करें, आपने महिलाओं का जिक्र किया कि महिलाओं की और बच्चों की भागीदारी का सवाल, क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, और एक सब्सक्रिप्शन आप दे देते हैं, उसके बाद आप सैकड़ों चैनल मुफ्त देखते हैं,
तो उस वजह से महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम बनते हैं उसमें आप देखिए किस तरह का कंटेंट डेवलप किया जाता है। आपको जो जो महिलाओं के लिए तथाकथित प्रोग्राम हैं उनमें जो महिलाएं दिखती हैं, क्या वो आपको समाज में दिखती हैं? यानी कि जैसे जैसे महिलाओं में चेतना का विकास हुआ, सामाजिक चेतना का, और उसके साथ साथ बहुत सारे आंदोलन का हिस्सा हैं आज की तारीख में वो, चाहे वो दलित महिलाओं का लेखन हो, चाहे दलित महिलाओं का आंदोलन हो, बहुजन समाज, आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, इन सब समाजों में महिलाओं का एक उत्थान सामाजिक चेतना के दायरे में हम देखते हैं। लेकिन कोई सीरियल ऐसा नहीं है जो कहीं इसको शामिल करता हो। सजी धजी सिल्क और गहनों से लदी हुई महिला, षड्यंत्रकारी महिला और उंगलियों पर नचाती हुई पुरुषों को महिला, इस महिला का ये जो मुफ्त में प्रोग्राम आ रहा है, कोई फिल्म बनाएगा तो शायद वो ध्यान रखेगा कि नहीं, थोड़ा वो सचेत रहे और आज की महिला को वो इतना ना गिराए। लेकिन जो टीवी महिला का चरित्र गढ़ रहा है वो किस तरह का गढ़ रहा है, इसके खिलाफ कोई आंदोलन अभी कैसे नहीं शुरू हुआ, मुझे तो इस पर भी ताज्जुब होता है। लेकिन एक बात है कि चाहे वो महिला का सवाल हो, चाहे वो बच्चों का सवाल हो, टीवी में जो कुछ भी आ रहा है उसको लेकर के समाज में एक्टिव जिसको हम कहते हैं चेतना का विकास नहीं हुआ है। वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि आप रियल टाइम में जा करके 10 लोग 15 लोग संपादक से, ब्यूरो चीफ से या चैनल हेड से जा करके मिलते और कहते इनफ इज इनफ, ये बदतमीजी और नहीं कर सकते आप समाज के साथ। जो फार्मर्स, जो किसान, आप देखिए पिछले साल आपको याद होगा 2019 में 18 में चेन्नई से आए और उन्होंने अपने आगे अपने कपड़े उतार दिए और उन्होंने वो अपना पेशाब आगे रख के बैठे थे कि हम विरोध में ये भी कर सकते हैं कि वो पी लेंगे। इतने उस जगह पर पहुंचने के बावजूद भी, उस निराशा के बावजूद भी, और उनका जब किसी भी तरह का उनका कवरेज नहीं मिला उनको सुपारी मीडिया से, तो उन्होंने मीडिया से कोई सवाल नहीं किया, जबकि वो उसके सीधे सीधे कंज्यूमर भी हैं, उसके एक जो आर्थिक सिस्टम है उसमें उसके वो ग्राहक भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन्होंने उससे सवाल नहीं किया। बहुत से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने से पहले जब वो सब कुछ छोड़ रहे हैं तो पूरे परिवार जयपुर का आज एक परिवार आप देखिए, 3 मर्द और 1 महिला, सुनार परिवार है, आत्महत्या कर ली। उनका 4 अलग अलग कमरों में शव लटके हुए हैं। एक मतलब पढ़ा लिखा सोचने समझने वाला परिवार, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, जाते जाते भी सवाल नहीं किया। ये क्या हो रहा है? मीडिया से इतनी दूरी पीड़ित समाज की क्यों है? और जो लोग जिसको हम कहते हैं इलीट ट्राइबलिज्म, संभ्रांत लोगों का जो एक ट्राइबलिज्म है, उनकी तो एक्सेस पूरी तरह से है मीडिया में। वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वो अपना जो भी उनको कहना है करना है वो कर रहे हैं। लेकिन ये मीडिया जो जनता के लिए है और जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उस तक जनता किसी भी रूप में क्यों नहीं पहुंच रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये लोग चांद पर स्टूडियो रखे बैठे हैं, बनाए बैठे हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं लोग, क्यों उनसे सीधे सवाल नहीं कर रहे? इतना आपको रोष है। अभी लोगों ने मोदी साहब के खिलाफ इतना बड़ा उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम किया, युवाओं ने। उसके अलावा बाकी समाज, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो रेलवे कर्मचारी हो, ये सारे समाज, और अब वो अपने आप को वर्ग के हिसाब से भी सामने ला रहे हैं, क्लास इंटरेस्ट के हिसाब से भी वो जुड़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो दूसरे कास्ट इंटरेस्ट या क्रीड इंटरेस्ट के ही हिसाब से जुड़ रहे हों। लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि उनको एक पता क्यों नहीं मालूम है जहां जाकर के वो बात करें और कहें कि आप कैसे नहीं हमारे मुद्दों को दिखाएंगे, आप कैसे सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती पर 2 महीने खर्च करेंगे, 2.5 महीना खर्च करेंगे और इसका कोई अंत ही नहीं है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? तो मुझे ये लगता है कि वो जो आज़ादी के मूवमेंट में जो कमाई की थी मीडिया ने जनता के बीच में अपनी साख की, उस साख का जो
ये जो ब्लैंक चेक है वो लगातार भुनाई चली जा रही है, और समाज में अब सबको इस बारे में बात करने की जरूरत है कि आखिर ये कब तक चलेगा और कब तक हम ये मानते रहेंगे और बेबसी का शिकार रहेंगे कि मीडिया से हम कुछ नहीं कह सकते। हम नेता को जूते का हार पहना सकते हैं, हम नेता के खिलाफ ट्विटर आंदोलन चला सकते हैं, हम नेता के खिलाफ जा सकते हैं, हम पुलिस के लिए घेराव कर सकते हैं, थाना भी फूंक सकते हैं, लेकिन हम मीडिया का कुछ नहीं कर सकते। जी शिल्पा जी, ये जो बेबसी है ये बहुत लाजिम है कि इस बेबसी के पार जाके अब देखना शुरू करे जी हिंदुस्तानी शिल्पा जी, समाज। आक्रोश भी है और असहायता की स्थिति भी उभर रही है। सचमुच समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई हम इतने दयनीय हो गए हैं। मैं आशीष तिवारी जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज की पत्रकारिता में त्रासद स्थितियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, दुखद स्थिति का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। इस प्रकार की पत्रकारिता का क्या भविष्य है आशीष जी? मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सारे जितने यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, रामकृपाल सर हैं, चाहे आलोक सर हैं और अशोक जी हैं, आप सब लोग को देख के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आज इस मंच पे बात करने का मौका मिल रहा है, तो शानी फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए, मेरा मानना है इसमें मेरे कई सारे सवाल भी हैं, शायद जो यहाँ और वरिष्ठ लोग हैं वो उसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। लेकिन क्या जिस तरीके की जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं या समाज की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात यहाँ पे हम इस चर्चा में कर रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि जो अशोक जी बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, भले टीआरपी में उनका नाम नहीं आता है, आगे नहीं आ पाता है, लेकिन क्या ये दर्शक जो हैं उनका भी दबाव है मीडिया के ऊपर? क्योंकि एक ऐसी रेस है ये टीआरपी की जिसमें वो पॉइंट्स लाने हैं और उसको लाने के लिए किस हद तक ये नीचे गिरना होगा, इसका कोई अभी तक लेवल जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी चैनल के ऊपर डालनी चाहिए या ये समाज का भी एक उत्तरदायित्व है? क्योंकि आप याद करिए, सुशांत सिंह राजपूत को जब एक चैनल ने उसको पूरी मुहिम बना ली और उसको इंसाफ के नाम पे जिस तरीके से दर्शकों को एक स्लो पॉइजन की तरह हर चीज परोसनी जा रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं सारे मीडिया हाउसेस पे भी एक तरह का दबाव आ गया कि हमको भी सुशांत सिंह राजपूत की ही स्टोरी दिखानी है, क्योंकि उस स्टोरी को दिखाने के बाद जो एक दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग उस तरह के चैनल को देखना उन्होंने शुरू कर दिया, तो एक ये दबाव भी दूसरे मीडिया हाउसेस पे तुरंत टीआरपी के रूप में बनता है। दूसरा, जो हम डिजिटल जर्नलिज्म की हम बात करें या जो आप सवाल पूछ रही थी कि दुखड़ा दिखाने से क्या लोग की सिंपैथी आ रही है, ये अभी हम एक केस में इस केस में नजर आता है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो एक टॉपिक के ऊपर मीडिया जो है वो ज्यादा कवरेज कर रहा है, लेकिन डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें खासकर, तो ये सवाल भी उठता है और बेहतर यहाँ पे वरिष्ठ जो लोग हैं वो बता पाएंगे क्या ये जो ताकत है वही मीडिया की कमजोरी बनती जा रही है? क्योंकि इस दौर में जब हर इंसान के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है और एक प्लेटफॉर्म है जहां वो कुछ भी बता सकता है, तो जो ये सूचना है और जो उसका वेरिफिकेशन है उसको कौन करेगा? एक सवाल ये भी उठता है और यहीं से सवाल उठता है फेक न्यूज का। तो क्या क्या ये जो मदारी का खेल है या ये जो ताकत है वही मीडिया की कमजोरी बनती जा रही है? ये भी एक प्रश्न है जिसका सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना होगा कि क्या हर एक आदमी यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक चैनल बना के और कुछ भी बता रहा है और जिस तरीके से वहां लोग हैं वो उसको सुन भी रहे हैं और उसको सच भी मान रहे हैं, ये कितना खतरनाक होगा आगे चल के, इसके ऊपर भी सोचना बहुत जरूरी है। जी, शायद आशीष जी की आवाज हम नहीं, मेरा जी 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 आप शायद जानना चाहते हैं, आप शायद मैं इन लोगों
ज्यादा बाकी सुनना जी चाहते वरिष्ठ लोगों से जानना चाहेंगे आप इसका उत्तर। तब तक मैं एक बार वर्षा जी से भी जान लेना चाहूंगी। वर्षा जी, जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है और जो आज की पत्रकारिता है, वो उसमें क्या क्या मूल अंतर आपको क्या नजर आता है? क्योंकि आप युवा पत्रकार हैं और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको किस प्रकार का अंतर यहाँ नजर आता है। जी शुक्रिया संवेदना जी। अब मैं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही हूँ और मैंने जो अपना करियर शुरू किया था जर्नलिज्म में, वो टीवी जर्नलिज्म से शुरू किया था। तो उस समय टीवी न्यूज चैनल्स भी शुरुआती दौर में थे। तो उस समय तो मुझे लगता है चीजें अच्छी थी, जो टीवी मीडिया आज तक हमारे सामने था, या जी न्यूज बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टिगेटिव और एक किसी एक टॉपिक पर आपको अच्छा रिसर्च के साथ आपको एक प्रोग्राम्स वीकली देखने को मिलता था, इनसाइड स्टोरी जैसे प्रोग्राम्स होते थे। शुरुआत तो मुझे लगता है बहुत अच्छी थी, लेकिन वही जो टीआरपी ड्रिवन मीडिया जैसे जैसे होता गया और कैसे आपके पास कमर्शियल आएंगे और फिर उसके आधार पे खबरों का चुनाव जैसा हमने बहुत सारा न्यूज रूम में देखा कि अब आपके पास एक खबर आई है उन्नाव के किसी गांव से, जिस पर अभी ये आर्टिकल 15 फिल्म में बनी थी कि उन्नाव के किसी गांव से एक खबर आई है, और एक खबर दिल्ली में किसी लड़की के मर्डर की खबर है, और आपको कौन सी लड़की की मर्डर की खबर या रेप की खबर पे टीआरपी मिलेगी, तो आप दिल्ली वाली खबर को चूज करते हैं, किसी गांव की खबर को छोड़ देते हैं। मगर वही खबर जब आ जाती है मीडिया में और किसी दूसरे चैनल ने उसे हाईलाइट कर दिया, उसे दिखा दिया, तो अब आप कंपटीशन में वापस उस 2 दिन जो वो खबर पड़ी रही है कोने में, तो आप उसको उठाकर लेकर आते हैं और फिर उस पर काम शुरू करते हैं। फिर आप सारी अपना जितना भी दम खम है उसके ऊपर लगा देते कि कैसे आप टीआरपी को हासिल करें। तो हमने अच्छे दौर से फिर एक वो कॉमेडी और जो सांप सीढ़ी और सारी चीजें हो गई, वो गाय का दिखाना और सब कुछ हुआ। तो मीडिया को हमने बदलते हुए भी देखा बहुत सारा। जो ये अभी मुझे लगता है कि अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हालांकि लोगों की राय जो है वो अभी टेलीविजन से ही बन रही है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अखबार भी उनके पास है। लेकिन मुझे ऑल्टरनेटिव मीडिया से बहुत उम्मीद लगती है। जैसे मैं खुद खबरें करती हूँ, तो अब मुझे इसने ये कहा उसने वो कहा वाली खबर नहीं करनी होती है कि आइए संबित पात्रा जी ने क्या कहा या इन्होंने क्या कहा। आपको एक रिसर्च ड्रिवन स्टोरी करनी होती है प्रॉपर रिसर्च के साथ। और तो ये जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है वो एक उम्मीद तो है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। अभी आप बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो बहुत सारी अच्छी खबरें कर रहे हैं, वो जा रहे हैं और लेकिन हम देखना क्या पसंद कर रहे हैं, हम उन सारी खबरों तक या तो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि वो अभी मुख्य धारा में नहीं है और हमारे सामने जो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जैसे मैं अपने पिताजी की ही बात करूं तो वो कहते हैं कि क्या देखें, आप टीवी पर खोलो तो ये जो बहस होती है आपका समय खराब करती हैं, आप यूट्यूब पे मैं कुछ कुछ ढूंढता रहता हूँ। वो रिटायर्ड पर्सन है, तो मैंने उनको कुछ लिंक शेयर किए, जो ये कुछ डिजिटल मीडिया के कुछ वेबसाइट्स है जिनके यूट्यूब चैनल है, तो मैंने कहा आप इनको देखो, इन पे और वीडियोस आएंगे। उसमें भी हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है कि जो कुछ अच्छे हैं तो वो इंग्लिश में ज्यादातर हैं। तो मैंने उनको वो लिंक शेयर किया कि इनमें आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक अच्छी राय भी बनेगी कि क्या करना है। अभी इतना सारा कुछ चाइना को लेकर हो रहा है या बेरोजगारी, किसानों का जो विधेयक आया उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन हम जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो सुशांत केस है ये तो एक तरह से मीडिया का प्रस्थान बिंदु बन गया है, टेलीविजन मीडिया का, कि यहाँ से तो अब आप मतलब आप खत्म हो गए हैं एक तरह से। और जिस तरह का की एंकरिंग भी है जो रिपब्लिक टीवी की है, रिपब्लिक भारत की है, और जो सारी चीजें वो शर्मिंदा करती हैं वाकई में कि अब आपको पत्रकार कहने में खुद को शर्म आए। लेकिन मैं खुद को जब स्वतंत्र पत्रकार बोलती हूँ तो मुझे थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये मीडिया अगर ऐसा कर रहा है तो वो जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो हम सभी लोग हैं जो अभी भी वो टीवी और वो डिबेट देख रहे हैं 7 बजे 8 बजे अपने चेयर पे वही बैठ जाते हैं और रिमोट से उन सारी बहस को एक एक करके स्विच करके देखते रहते हैं, तो हम भी जिम्मेदार हैं। तो ये तभी वो जो मीडिया सोल्यूशन क्या होगा, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो जब लोग बदलेंगे, लोग अपना टेस्ट बदलेंगे और लोग ये बताएंगे कि अब हमें ये नहीं देखना है। कहते हैं ना कि एक जो नए तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, जो ये मीडिया है और जो लोग हैं उनके बीच लोगों को बताना होगा आपके पास प्रॉब्लम है कि अब आपके पास टीवी में आपके 7 से लेकर 10 बजे तक एक ही खबर अलग अलग चैनल पे, सुशांत सिंह राजपूत आज है, कल कोई और खबर होगी,
किसी मॉब लिंचिंग की खबर होगी, वो खबरें बदलती रहेंगी, लेकिन ऐसा ही आना है तो अब आपको बताना पड़ेगा कि हम इसके लिए टीआरपी नहीं देने जा रहे हैं आपको। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है, मतलब लोग कितना अवेयर है। और साहित्य की बात कहीं इसमें छूट गई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में अगर आप कोरोना के समय में जो हमने इतनी सारी तस्वीरें देखी थी, जो विचलित करने वाली तस्वीरें थी, तो मुझे नहीं लगता कि टीवी में नहीं देखती हूँ मैं, तो ज्यादातर जो मेरी कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं वहां पर ही जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई टेलीविजन मीडिया की कोई ऐसी एक दो तीन रिपोर्ट होंगी आपके पास कि आप याद रखें ये कोरोना समय की ये तस्वीरें, वो ऐतिहासिक दस्तावेज है मुझे लगता है। जबकि कविताओं में फिर भी वो आई हैं, वो जो या सोशल मीडिया पर भी जो कुछ एक्टिव लोग हैं उनकी बातों में वो फिर भी आई हैं। तो ये एक नया वैकल्पिक विकल्प तो है हमारे पास, ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इसका है, लेकिन उस विकल्प की पहुंच अभी मेन स्ट्रीम जैसे आपकी वो मुख्य धारा की आवाज बन सके वो वहां तक नहीं है शायद। तो लोगों को ढूंढना, किनको पढ़ें किनको ना पढ़ें, हालांकि इसके लिए भी सर्च करनी चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि हम जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सोर्स कौन सा है, क्या हम जिससे हम अपनी अपनी राय बनाएंगे। तो हम भी थोड़ी मेहनत करें अपने लेवल पे एक व्यूअर के तौर पे कि हमें किस सोर्स के पास जाना चाहिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जिससे कि हम अपनी राय बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी लोगों के बीच भी बहुत सारा केओस है और थोड़ा लोगों को भी अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है, जिसका असर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर पड़े और वो फिर वो उस तरह की खबरों से और उस तरह के फॉर्मेट से बाहर निकले। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लोबल जो चैनल्स हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। छोटे छोटे 1 मिनट में आपको एक अच्छी स्टोरी दे दी जाती है, जो यहाँ 1 घंटे के प्रोग्राम में आपको कोई एक मैसेज नहीं मिल पाता, एक मैसेज नहीं मिल पाता। और इसके अलावा जो बहुत सारे, मुझे लगता है कि मैं रामकृपाल सिंह जी को, अशोक जी को, वानखेड़े जी को जरूर सुनना चाहूंगी। तो जी आभार आपका वर्षा जी। रामकृपाल सिंह जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सभी लोग आपकी तरफ निगाहें गड़ाए हुए हैं और सभी आपके अनुभवों से सीखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं तमाम प्रकार के प्रश्न। और मैं भी जानना चाहूंगी कि ये जो मदारी से सीखने की बात कही और हम सब काम भूलकर और मदारी से सीखना चाहिए हमें, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको जो शाब्दिक स्तर पर ले आए हैं चैनल्स, इनसे जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है, अभी वर्षा ने कहा कि ये जनता की सोच को बदलना चाहिए। जनता की सोच कैसे बदल सकते हैं? एक पत्रकार होने के नाते, एक अनुभवी पत्रकार होने के नाते आप कैसे बदल सकते हैं जनता की सोच? जी देखिए, मैंने सबको सुना और बहुत ही अच्छा लगा। अशोक भाई और आलोक जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि जो मैं खुद भी कहता हूँ इन चीजों को। देखिए, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, न भविष्य वक्ता हूँ। समाज के बारे में आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में मैं तो भविष्य के बारे में विश्वास नहीं रखता हूँ कि जो भविष्यवाणी और ये सब मेरा विश्वास नहीं है। मेरा इतना मानना है, आज भी जो मैंने शुरुआत एक बात की थी, देखिए हर संस्थान में अलग अलग, चाहे ये पत्रकारिता हो या कोई भी समाज का क्षेत्र हो, कोई न कोई एक, जैसे यहाँ संपादक होता है ऐसे किसी कारपोरेट का कोई सीईओ होता है, कोई होता है, उसके अपने अधिकार होते हैं। मैं उस अधिकारों का की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें एक चीज समझनी चाहिए कि मीडिया जितनी तेजी से बदला है, टेक्नोलॉजी, इसमें से किसी भी पत्रकार ने, न किसी विज्ञानी ने, न किसी समाज विज्ञानी ने कल्पना नहीं की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, मैं 80-81 में, अशोक भाई को याद होगा, आलोक जी भी ध्यान रखें, मैं बंबई नवभारत टाइम्स में था। शुरुआत ही मेरी वहीं से हुई थी, अज्ञे जी ने शुरुआत की थी और 79 से। बल्कि उसके पहले मैं एक बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, शानी जी के, मैंने जो यहाँ मैं जिक्र कर दूं, शानी जी के साथ मैंने काम किया है थोड़े समय के लिए। अज्ञे जी ने मुझे चुना था और मैं बंबई गया था, बीच में मुझे दिल्ली बुलाया था, और उस समय शानी जी रविवार जो प्रशिष्ट निकलती उसके संपादक थे। मुझे वहां काम करने का मौका मिला और मुझे याद है 26 जनवरी
के मौके पर एक लेख शानी जी ने मुझसे, जो कलाकार आते हैं और वहाँ ठहराए जाते हैं, जो अपने जो परफॉर्म करते हैं, उनसे बातचीत करके कहा था। तो मैं बताऊं, शानी जी मेरे गुरु भी रहे हैं और उनके घर भी मैं जाता था, बहुत मानते थे। उनके काला जल पर हम लोगों ने जब चौथी दुनिया निकाला था तो पहला हमारा कलर प्रस्तुत काला जल पे ही हमने छापा था। खैर, ये बात। दूसरी मैं जो एक बात कह रहा था कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अखबार संपादक कौन है, क्या है उसकी नीति, वो करे। मेरा सिर्फ इतना ये कहना था कि पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप जांच एजेंसी की भूमिका आपकी हो गई, अदालत आप हो गए। क्योंकि देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं, मेरा सिर्फ इतना है, आप किसी के पक्ष में खड़े हो, किसी के विपक्ष में खड़े हो, एंटी स्टैब्लिशमेंट हो, प्रो स्टैब्लिशमेंट हो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। आपका अधिकार है, जनता फैसला करेगी, जनता आपको देखेगी नहीं देखेगी। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, पहले अखबार था, अखबार के लिए एक मिनिमम शर्त होती है कि आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, यानी आप लिटरेट हो, आप पढ़ सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खाई को दूर कर दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक जो आप सूचना या खबर आप भेज रहे हैं, वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब जो भी आदमी है, चाहे वो अनपढ़, मैं अनपढ़ इस शब्द में नहीं कह रहा हूं, मतलब अगर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको ज्ञान बहुत है, ऐसी बात नहीं है। एक बच्चा भी है, एक जवान भी है, एक बूढ़ा भी है, समाज के हर तरह के लोग हैं। और वो एक जो बैठा हुआ वाइस चांसलर जो चीज देख रहा है, वही एक गांव का, मतलब मधुआ भी देख रहा है, माधव भी देख रहे हैं, और मुकुल भाई भी देख रहे हैं। मेरा कहना यह है, वो इंफॉर्मेशन अगर कहीं से गलत निकली और या आपके वो अधिकार में नहीं है, जो आप ये फैसला सुनाते जाते हैं, जजमेंटल होते जाते हैं, तो क्या होता है, परसेप्शन बनता है। जो अभी आप लोग कह रहे थे ना, देखिए, परसेप्शन इज मोर डेंजरस देन रियलिटी। और धारणा एक बार जो बन जाती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो नतीजों में वो तब्दील हो जाती है। जैसा कि अशोक भाई ने भी कहा कि अंतुले जी का कुछ नहीं हुआ लास्ट में, लेकिन उस समय ऐसे लगा, अदालत से पहले एक फैसला ऐसा हो गया कि जैसे ये गुनाहगार हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आज आने वाली, कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है अचानक से। हाँ, मैं जो बात कहने जा रहा था, आपको एक बात बता दूं, बसंत साठे यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्री थे केंद्र में। उन्होंने एक बात कही थी, एशियाड होने जा रहा था, तब उन्होंने कहा कि हम इंडिया में कलर टेलीविजन लाएंगे। आप जानते हैं, उस समय सारे इंटेलेक्चुअल हिंदुस्तान के उठ के खड़े हो गए, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सोशल डेमोक्रेट, सब लोग, कि भारत कलर टेलीविजन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। रघुवीर सहाय जी जैसे व्यक्ति ने, जिनको मैं बहुत ही सम्मान देता हूं, बहुत बड़ी हस्ती थे, उन्होंने संपादकीय लिखा कि अब खून का भी रंग दिखेगा। और आप सोचिए, यानी कोई ये फोर्स ही नहीं कर सकता था कि आने वाले 10-15 साल के बाद कलर टेलीविजन फुटपाथ पर दिखेगी। तो टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो जाएगी, समाज को कैसे चेंज कर देगी, ये कोई नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बदल जाए, पत्रकारिता का उद्देश्य, किस लिए लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं, ये कभी नहीं बदले। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं से कोई मिसयूज हो रहा है और एक अदालत देख रही है कि जो उसका काम होना चाहिए, जो एजेंसी जहाँ एजेंसी काम होना चाहिए, वो कोई और कर रहा है, और वो सवाल इस बात का नहीं कि अदालत सहिष्णु बन जाए कि कोई बात नहीं है, उससे समाज का नुकसान हो रहा है। अगर ये अदालत समझती है, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूं कि मैं कोई फतवा जारी, लेकिन मुझे आम धारणा ये हो रही है कि भले ही थोड़े लोग इस बात को मानने वाले हों कि इससे नुकसान हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर माइनॉरिटी के पास ही सच्चाई है, तो भी इन संस्थाओं को उस माइनॉरिटी की सच्चाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रियलाइज होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आज की तारीख में, जैसा अशोक जी कह रहे थे कि रीजनल, मैं भी मानता हूं बहुत अच्छा रीजनल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है,
लेकिन हो क्या रहा है, एक उड़िया अखबार उड़ीसा तक है, एक बांग्ला अखबार आनंद बाजार पत्रिका, इतना बड़ा अखबार, मैं उस संस्थान में काम कर चुका हूँ, वहीं तक है। मलयालय मनोरमा अपनी जगह पे है। एक इनके सीमित दायरे हैं। हर अखबार 80 किलोमीटर के बाद अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि वो उसके प्रसार संख्या कहीं भी नहीं पहुंच पाता। हाँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसका वो एडिशन है, लेकिन जो अखबार अभी पढ़ने की आदत अक्षर और पेपर पर है, और टेलीविजन क्या है कि आपने एक भी यहाँ से पूरे दुनिया को आपने बता दिया। अब एक अखबार कितना भी उसका खंडन करे, तो ये जो आज का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बहुत ताकतवर है। मैं इसमें सोशल मीडिया को भी मानता हूँ, लेकिन जो अभी कोई कह रहा था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया ऐसे ही देखिए, गुलशन नंदा ज्यादा बिके अंग्रेजी से, कागज के फूल पिट गई थी गुरदत्त की फिल्म, तमाम खबर से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिकॉर्ड तोड़ती है। एक बात आप ये भी हमें मानना चाहिए कि हर चीज जो भी टीआरपी मिल रही है, कोई जरूरी नहीं वो समाज के लिए हितकारी ही हो। हमें खतरा इस बात का है उन संस्थाओं से, जिन संस्थाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसको देखें कि कोई किसी भी मीडिया, चाहे वो मीडिया हो या किसी भी समाज की किसी भी संस्था से अगर कोई अहित होने वाला है, तो मुझे लगता है इस देश की अदालतों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और पहल करनी चाहिए। हम लोग, मैं आशावादी हूँ कि निश्चित तौर पर एक दिन कभी ना कभी ये चीज आएगी कि ये दौर बहुत थोड़े दिनों का है, खत्म हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन जी मैं अब अशोक वानखेड़े जी से भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि चैनल जो है वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, दर्शक भी अपना दबाव बना रहे हैं, और इसके अलावा मीडिया हाउस पर इसी प्रकार का दबाव बन रहा है, टीआरपी का दबाव बन रहा है, यानी टीआरपी जो ताकत है वो कमजोरी बन रही है। मैं आपके विचार इसके संदर्भ में जानना चाहूंगी कि ताकत कैसे कमजोरी बन रही है मीडिया। देखिए, कमजोरी हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आज जो हमारा पैनल बैठा है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है मीडिया। लेकिन मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मालिक लोग हैं और जो एंकर्स है और जो संपादक है, उन्हें लगता है कि मेरा सर्कुलेशन ज्यादा है, यदि मेरा टीआरपी ज्यादा है तो मैं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि बैरोमीटर ही उन्होंने इम्पैक्ट का नहीं रखा, सक्सेस का रखा है, इस वजह से उनको लगता है। लेकिन जो बात अभी आलोक जी ने नई दुनिया की कही, मैं तो इंदौर से आया हूँ, इंदौर में पढ़ा हूँ मैं, तो नई दुनिया क्या था ये हम समझ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे नई दुनिया पे भी आज दैनिक भास्कर ने नई दुनिया को टेक ओवर किया, क्योंकि नई दुनिया वो नहीं कर पाया। नई दुनिया लगातार उसी द्वंद में जूझता रहा कि क्या मैं टीआरपी की सर्कुलेशन के रेस में जाऊं कि अच्छा अखबार निकालूं। अंत में क्या हुआ, नई दुनिया पीछे पड़ गया, दैनिक भास्कर ने सब टेक ओवर कर दिया। वही हालत राजस्थान पत्रिका की राजस्थान में हुई। ऐसे कई बड़े अखबार, जो रीजनल अखबार है, वो ध्वस्त हो गए, क्योंकि जो चेन ऑफ अखबार निकले, उन्होंने वो परोसा जो लोग चाहते थे। उन्होंने एक यूथ को टारगेट किया। यदि घर में अखबार, परचेसिंग पावर कौन डिसाइड करता है? यदि परचेसिंग पावर घर में युवा डिसाइड करते हैं। घर में यदि हमें यहाँ टेलीविजन लेना है तो बेटियां ये तय करती है। वो अल्टीमेटली जिसको जो पिता होता है उसको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना होता है अपने बच्चों पे कि टेलीविजन वो खरीद। तो टेलीविजन की कंपनी ये देखती है कि यदि युवा लोग इम्पैक्ट रखते हैं तो फिर वो अखबार वाला भी देखता है कि मेरा अखबार युवा पढ़े। ये अभी रामकृपाल जी नवभारत टाइम्स में नहीं है, लेकिन नवभारत टाइम्स का डिटोरिएशन भी अभी युवाओं के नाम पे जितना हुआ है, जो नवभारत टाइम रामकृपाल जी के टाइम पे था वो और आज का नवभारत टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। ये समय के साथ, क्योंकि ये अखबार जो मिशन के साथ चले थे अब एक व्यापार हो चुके हैं, और व्यापार में फायदा और नुकसान है, मार्केटिंग की होड़ है। जब मार्केटिंग हावी होता है, लेकिन फिर भी मैं आलोक जी की इस बात को बहुत रेखांकित करना चाहूंगा कि जो एक पत्रकार होता है उसकी मात्र एक सामाजिक दायित्व भी है, क्योंकि वो एक इंसान भी है, एक इंडिविजुअल भी है। आप अखबार में आप कितना कर सकते हो और फिर उसके बाद आप नीचे आके क्या कर सकते हो। अखबार में हो सकता है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाना पड़ता है क्योंकि मालिक का बहुत प्रेशर है, लेकिन कुछ सामाजिक चीजें आप कर सकते हो। मैं नवभारत टाइम्स का ही, शायद तब रामकृपाल जी थे वहां पे, मैं इस बात में पक्का नहीं हूँ, रामकृपाल जी बता पाएंगे। एक खबर छपी कि मेरठ में एक बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम का पर्चा लीक हुआ और लोगों ने 20,000 रुपए में पर्चा दिया। उसके बाद वो लोग पकड़े गए, 20,000 रुपए में पर्चा लिया उन्होंने।
तो जो चीफ साहब बैठा हुआ था उसने सारे एनसीआर के तमाम ब्यूरो को ये बोला कि मुझे ये बताओ कि 20,000 रुपए में कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है आप जिसने 20,000 से चालू किया? तो किसी ने लॉन्ड्री दिया, किसी ने गिफ्ट पैकिंग का दुकान दिया, ऐसे 3-4, किसी ने बेकरी चालू की 20,000 में। ऐसे सक्सेस स्टोरी निकाली उन्होंने। और वो सक्सेस स्टोरी एक बात, ये जो न्यूज थी, एक छोटी न्यूज थी, कहीं ना कहीं पीछे छपती, लेकिन उसको बैनर बनाया और उसमें पहले कॉलम में ये लिखा कि ये बैंक का पर्चा लीक हुआ, इन लोगों ने खरीदा 20,000 रुपए में और आज जेल में है। और 20,000 रुपए में इन लोगों ने ये बिजनेस चालू करके आज वो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। और ऊपर बड़ा बैनर जो हेडलाइन थी वो थी, जब बन सकते हो गुरु तो क्यों बनते हो गुरु घंटाल। अब इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक सामाजिक बहुत बड़ा मैसेज था कि आप 20,000 रुपए में आप पर्चा खरीद करके बैंक में कल आप क्लर्क भी बन जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आपके गांव में रहेंगे, पता पड़ा देश के किसी कोने में आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यदि आप उसी 20,000 रुपए से अपनी खुद का काम कर सकते हैं। आज जो प्रधानमंत्री बार बार लोकल पर वोकल बोलते हैं और मेक इन इंडिया बोलते हैं, ये कंसेप्ट उस उपसंपादक ने आज से शायद 5 या 8 साल पहले की बात है, ये खबर आई। अब ऐसी खबरें भी दे सकता है पत्रकार, सारे प्रेशर होने के बावजूद। तो ये ऐसी तमाम पत्रकार कर सकता है। अभी वर्षा ने कहा कि बहुत सारा सोशल मीडिया, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया का रीच बहुत है। आज यदि टेलीविजन चैनल को लगता है कि मेरे टीआरपी इतने लाख लोग देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो मैसेज है, मैं एक लाउड इंडिया टीवी के लिए रोज एक शो करता हूँ, लाइव करता हूँ, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखड़े। मुझे कई बार उसके ऊपर, या एक बहुत ही हिंद समाचार, बहुत ही लोकल पोर्टल टाइप पोर्टल से, लेकिन जब मैं उसके ऊपर वीकली शो करता हूं तो मुझे हांगकांग से फोन आते हैं। यानी उसकी रीच अक्रॉस दी सी, मतलब बैरियर, उसने देश का सब तोड़ के आगे चला गया है। आपको हांगकांग से फोन आएगा, आपके लंदन से फोन आएगा, ये बताता है कि वहां लोग देखे जाते हैं, वहां लोग देखते हैं। और सोशल मीडिया यही एक बहुत बेहतरीन जवाब दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आज कई चीजें ऐसी सरकार की है जिस पे डिस्कशन नहीं होता चैनल्स पे। वर्षा जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप आज किसानों का जो बिल है, 3 बिल, यदि आज मैं मेरे बेटे को पूछूं कि बिल क्या है, तो बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ। कोई अखबार वाला इसको छापने को तैयार नहीं। हम इस पे ये छापने को जरूर तैयार है कि इसके ऊपर आंदोलन हो रहा है, इसके ऊपर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन वो बिल क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये बहुत कम अखबार दे रहे हैं। जब यदि आप उस पे शो करो तो उस पे कई लोग सोशल मीडिया पे, मुझे कई लगा, जब मैं आपके यहाँ अभी बात कर रहा हूं तो एक मुझे किसी का मैसेज आ गया कहीं और से कि आप किसान बिलों पे तुरंत कर लीजिएगा। मैंने कल ही किसान बिलों पे विस्तृत एक रिपोर्ट प्रेजेंट की। ऐसे कई रिसर्च बेस्ड काम आप कर सकते हो। जिस नई दुनिया की बात सब कुछ करते हैं, उस नई दुनिया ने लोगों को रखा था, कुछ लोगों को इसलिए रखा था कि वो आप सिर्फ गोल्ड पे लिखे, आप सिर्फ प्लानिंग कमीशन पे लिखे, आप सिर्फ सरकार के इस रूरल डेवलपमेंट पे लिखे। ऐसे लिखने वाले एक्सपर्ट्स इंदौर में उन्होंने तैयार किए। उनको सारा, उस जमाने में सबसे बड़ी लाइब्रेरी नई दुनिया की हुआ करती थी। आप नई दुनिया की लाइब्रेरी में जाके चाहे उतने किताबें पढ़ सकते थे। ये एक मिशन के तहत चला, लेकिन फिर उसी फॉर्मेट में नई दुनिया नहीं टिक पाया। बाजार का इतना प्रेशर है कि आज नई दुनिया अल्टीमेटली जागरण ने खरीद लिया, और आज छजलानी जी घर बैठे और उनका बेटा जो है वो कोई सोशल मीडिया पे कोई बड़ा पोर्टल चला रहे। तो ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। इसीलिए समाज का भी दायित्व है, हम क्या देखते क्या नहीं देखते। लेकिन मैं आलोक जी के साथ हूँ, आशा की किरण दिखती है बिल्कुल। और जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि ये प्रेशर्स है, ये प्रेशर्स रहेंगे, सब दूर रहेंगे। आज नहीं, ये हमारे पे प्रेशर नहीं है, हर जगह है। हम चारों अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी अपने प्रेशर है, क्योंकि घर का किराया भी देना होता है, घर में पैसा भी चाहिए, बच्चों की फीस भी देनी होती है, इसके लिए पैसा चाहिए। और पैसे के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप उस संगठन में रहेंगे। रही रिया चक्रवर्ती वाली बात, रिया चक्रवर्ती की वजह से आज तक पीछे आ गया। उसके बाद आज तक ने चालू किया सभी ने, लेकिन एक चैनल और भी है, भारत TV9 भारतवर्ष, उसने चाइना पकड़ के रखा है। वो सुबह से शाम चाइना 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 करता है, तो वो अपने पहले 3 में अपनी जगह पटक के रखी है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये हो गया है कि एक कोई सेक्टर पकड़े और सुबह से शाम तक वही परोसे। तो जिसको चाइना देखना है वो भारतवर्ष देखे, जिसको रिया देखना है उसको बाकी चैनल देखे। लेकिन जिसको वास्तविकता में देश में क्या हो रहा है, वो लोग वाकई आजकल चैनल देखना बंद कर दिया लोगों ने। मेरा बेटा है, वो भी कहता है कि क्या चैनल देख के क्या करेंगे, एवरीथिंग आई गेट ऑन द पोर्टल एंड आई गेट मच मोर न्यूज ऑन द पोर्टल देन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द न्यूज चैनल्स। ये तमाम चीजें हैं। तो जब दर्शक घटना शुरू हो जाएंगे, इम्पैक्ट घटना शुरू हो जाएगा, तो नेचुरली यदि सोशल मीडिया पे यदि पॉलिटिकल पार्टीज का स्पेंडिंग आप देखें, तो फेसबुक पे वो कितने करोड़ रुपए का विज्ञापन देते हैं। इसके मायने है कि उन्होंने रियलाइज कर दिया कि सोशल मीडिया एक जगह है
अब अच्छे लोगों को, जैसे आलोक जी ने शुरू किया है, ऐसे तमाम लोगों को मैं तो चाहता हूँ कि राम कृपाल जी से कोई ऐसी अपेक्षा है कि कोई ऐसा सोशल मीडिया पे कुछ बड़े लेवल पे काम करे सर। अभी है सर, आपको सुनने वाले लोग हैं, आपको देखने वाले लोग हैं, तो ऐसा करे तो एक लोगों को नई दिशा मिलेगी। हम ये बोल के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ नहीं सकते कि मार्केट का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, लोग चिल्ला रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बर्बाद हो गया है। आबाद यदि किसी को करना है तो हम बोलने के बजाय कुछ करके दिखाएं। मैं आलोक जी को सैल्यूट करता हूँ। आलोक जोशी के उसका खुद का चैनल बाकी पोर्टल पे बाकायदा पैसे नहीं होने के बाद भी एक स्ट्रगल है और कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, आशुतोष भी कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अजीत अंजुम ने अभी शुरू किया है, उसने भी अभी, उसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग काम कर रहे हैं और इसको रिस्पांस मिल रहा है, इसके मायने ये है कि लोग देख रहे हैं। ओपिनियन बदलेगा, टेलीविजन और मीडिया के हिसाब से ओपिनियन नहीं बदलता। मैं एक बात बता दूं, ये सब उत्तर प्रदेश में काम करने वाले लोग हैं। मायावती ने जब क्लीन स्वीप किया था विधानसभा में, उस समय कोई अखबार वाला मायावती का साथ नहीं दे रहा था, सारे मायावती के खिलाफ थे, सारे चैनल मायावती के खिलाफ थे, लेकिन मायावती ने स्वीप किया। ये बात बताती है कि हमारे मीडिया की औकात क्या है। हम अपने आप को बड़ा जरूर समझते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो कहे वही समाज में हो। समाज अपने हिसाब से चलता है, जब वोट देना होता है तो बराबर देता है। इसी वजह से सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी लगातार छाए रहे, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों राज्यों में बीजेपी को हारना पड़ा, क्योंकि वहां लोकल का जो प्रेशर है सब जनता समझती है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आभार आपका। मैं आलोक जी के पास आऊंगी और आलोक जी आपसे फिर से जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया की ताकत अभी सर ने बताई, अभी अशोक वानखेड़े जी ने कही कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है, और आप भी इससे परिचित हैं क्योंकि आप भी सोशल मीडिया के सभी जितने भी साधन हैं आप उन सभी पर हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि चिंतन की धारा तय करते हैं पत्रकार, जैसा कि अभी अशोक जी ने पहले भी कहा था, फिर क्या रुकावट है आपके पेशे में? आप लोग तो तेज तर्रार लोग माने जाते हैं, आक्रामकता से भरे हुए लोग माने जाते हैं, क्या चीजें हैं जो आपकी रुकावट बन जाती हैं? मुझे देखिए ये नहीं लगता है कि मैं पहले जरा शिवा जी की बात पे आऊंगा। उन्होंने पहले सवाल पूछा कि ये क्या वजह है कि मीडिया में जो बोला जाता है लोग उसको सच मान लेते हैं। जी। मुझे लगता है देखिए अब दुनिया बदल गई है। आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है कि लोग जो मीडिया पे बोला जा रहा है उसे सच मान लें। उल्टे आज तो ये हो गया है कि मीडिया वाला तो बिल्कुल झूठ ही बोल रहा होगा। ज्यादातर आदमी ये खुलेआम कहते हैं। सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर आप माने, वो ये है कि इसने सबको बराबर में खड़ा कर दिया है। पहले हम लोग कहते थे कि ये छपा, अखबार में छपा है। ये जब कह दिया किसी ने कि ये अखबार में छपा है, ये एक अकाट्य तर्क होता था। इसके बाद सामने वाला चुप हो जाता था, अच्छा अखबार में छपा है। अब आप कहिए अखबार में छपा है तो अखबार में तो झूठ छपता है, टीवी पे बोला है, टीवी वालों को क्या पता है। अब हर आदमी अपने को उस एंकर के बराबर का मानता है और जो मर्जी आए कहता है। और ये आप सोशल मीडिया पे जब आप कुछ करते हैं, आप ट्विटर पे लिख के देखिए 4 लाइनें, उसके नीचे आपको आपसे ज्यादा ज्ञान देने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। और ये हमारे जैसे मामूली लोगों को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को इसका स्वाद चखा दिया है उनके अनुयायियों ने। पिछले दिनों 2-3 मामले हो चुके हैं जिनमें कि वो कुछ ट्वीट करते हैं या उनकी पार्टी कोई वीडियो डाल रही है, उसमें डिसलाइक की संख्या लाइक के मुकाबले अनेक गुना बड़ी हो रही है। तो ये कहां जाएगा नहीं कह सकते हैं। जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा, अशोक भाव ने कहा कि ये समाज अपनी दशा, और ये अभी आज मुझे डायलॉग याद आ रहा है, हाल में एक मैंने कोई सीरीज देखी, उसमें था कि बच्चा और पिता साथ में चल रहे हैं, पिताजी स्कूल के टीचर हैं, वो अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम नदी बनो। तुम क्या बनोगे? उसने कहा मैं पहाड़ बनूंगा। बोले पहाड़ से अच्छा है नदी बनना, क्योंकि कितना भी ऊंचा पहाड़ नदी का रास्ता नहीं रोक सकता है। नदी अपने को ऊपर उठाएगी और अपना रास्ता बना लेगी। ये अपने को तय करना है कि आपको क्या बनना है, पहाड़ बनना चाहते हैं कि नदी बनना चाहते हैं। लेकिन एक चीज दर्शकों का जहां तक सवाल है वो गंभीर सवाल है। अभी जिक्र हुआ थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते की जो टीआरपी नंबर आए हैं उसमें रिपब्लिक भारत चैनल 3,33,938 टीवीटी, इसको 1000 से गुणा कीजिए तो ये दर्शकों की संख्या आती है। और आज तक 2,59,994। और दोनों में भेद मत करिए, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर बताइए अगर इतने लोग वो देखना चाहते थे जो ये चैनल दिखा रहे हैं, तो ये चैनल किसके लिए काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखाएंगे? ये सवाल लगभग 15 साल पहले मैंने हमारे एक सीनियर हैं उनसे पूछा था कि आप लोग टेलीविजन पर न्यूज़ के नाम पे जो दिखा रहे हैं
कभी आपको अपने दिल पे हाथ रख के सोचने की जरूरत नहीं महसूस होती है कि अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए आप दुनिया को समझ नहीं रहे, हमारा यूनिवर्स, हमारी व्यूअरशिप का यूनिवर्स बढ़ रहा है, अर्थात हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। जो लोग न्यूज देखते थे, जैसे हम में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम टीवी नहीं देखते हैं, अब हम टीवी नहीं देखते हैं, तो फिर टीवी पर न्यूज में क्या दिखाया जाता है, इस पर सवाल उठाने का मुझे क्या अधिकार है और क्या जरूरत है। जो लोग देखते हैं वो क्या देख रहे हैं, ये दिखाना उस इंसान का काम है जो उस टेलीविजन चैनल को चला रहा है आज की तारीख में। और वो लोग बदल गए हैं। किस्सा ये है, पहले न्यूज घर में पिताजी देखते थे, बच्चों को जबरदस्ती दिखाते थे, तब पिताजी के लेवल की न्यूज बनती थी। अब पिताजी भी नहीं देखते हैं और शायद बच्चे भी नहीं देखते हैं, अब घर में काम करने वाले देख रहे हैं या जो खाली बैठा है वो देख रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बता दूं, आप 2:30 बजे किसी भी दिन टेलीविजन चैनल कोई भी खोल के देख लीजिए न्यूज का, दोपहर के 2:30 बजे सास बहू, दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हो वो साइड हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त सास बहू और साजिश चल रहा होता है और ये हर चैनल पर चल रहा होता है। इसको किसी कीमत पर चैनल छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये बहुत हाई टीआरपी स्टिकी कंटेंट है। क्यों है? क्योंकि घर पर महिलाएं खाली होती हैं जो उस वक्त वो देखती हैं। शिवाजी ने पूछा था कि ये जो टेलीविजन सीरियल में महिलाएं दिखाई जाती हैं ये कहाँ से आती हैं और इनका प्रतिकार क्यों नहीं हो रहा है, विरोध क्यों नहीं हो रहा है? विरोध इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं। मैं भी इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित रहा कि ये ऐसे परिवार कहाँ होते हैं, ये किस दुनिया से ये परिवार ढूंढ के लाते हैं जहाँ हर वक्त हर व्यक्ति किसी न किसी के खिलाफ साजिश कर रहा होता है और एक आदमी जो उस परिवार का कर्ता धर्ता है या संचालक है वो इतना बड़ा मोड़ है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके परिवार में कितने सारे षड्यंत्रकारी लोग रह रहे हैं। लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं, ये देख रहे हैं। और मैंने ये एक सीरीज बनाने वाली महिला से मेरी बात हुई अचानक, मैंने कहा तुम इतनी ये कांड करते हो और इतना खराब तरीके से चलाते हो कि खत्म ही नहीं होने का नाम लेता है। उन्होंने कहा वही तो हमारा जादू है, अगर हमें आपको पता चल जाए, जिस दिन आपको पसंद आने लगेगा सीरीज उस दिन पिट जाएगा। आपके जैसे लोगों के लिए हम सीरीज नहीं बनाते हैं। मैं जरा निकलना, लेकिन इसके बीच में जैसे मैंने पहले आर्टिकल 15 का जिक्र किया, आप वेब सीरीज देखिए आज की तारीख में अमेरिका से तो जो आ रही हैं उनको तो देखकर मेरा ख्याल है हमारे लोगों को पानी भरना चाहिए। अभी मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स देखी, बहुत लंबा सीरीज है, लेकिन उसको जब आप देखते हैं और वहाँ के अनेक सीरीज में देख चुका हूँ, वो ऐसा लगता है कि अपने समाज के बारे में बहुत खुलकर बहुत कड़ी टिप्पणियां कर रहे होते हैं और वो उसमें राष्ट्रपति के ऑफिस को, वहाँ के चीफ जस्टिस के ऑफिस को, इनके बीच होने वाले लेन देन को इस तरह दिखाते हैं। भारत में अगर वो कोशिश करेगा कोई आदमी तो मैं यकीन के साथ आपको बता सकता हूँ कि मुकदमा हो जाएगा, उस सीरीज पे बैन लग जाएगा। फिर भी लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। एक लीला नाम की सीरीज आई, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि आज की तारीख पे कही गई है, उस पर साफ साफ टिप्पणी है और उसके रूपक बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं चारों ओर। लीला जीने भी लगे अब हम लोग तो। हाँ, ये अब जैसे आप कह रही हैं लीला जीने लगे, क्यों लगता है उसको देख के कि हाँ हम इसी दुनिया में रह रहे हैं और यहीं की कहानी है। सुशांत सिंह राजपूत वाला किस्सा एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है मेरा ख्याल है, और आगे होगा, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा, कि कैसे एक पूरे समाज को एक दिशा में खींचा जाता है और वो किसी टेलीविजन चैनल का, किसी संपादक का, किसी एंकर का एजेंडा नहीं है। ये आपको साफ होना चाहिए कि वो किसका एजेंडा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, ये कहानी क्यों इतनी बड़ी कहानी हो गई? क्या बिहार में चुनाव नहीं होता तब भी ये कहानी ऐसी ही हो रही होती? पॉलिटिकल। तो अगर एक राजनीतिक दल अपना पूरा दम लगाकर, ताकत लगाकर उसके पीछे लगा हुआ, निकल जाए ना, उसको इसमें कई तीर एक साथ लगते हुए निशाने सत्य दिख रहे हैं। एक तीर चलाएंगे, अनेक निशाने सत्य। महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना है, मीडिया में निशाना है, बिहार में चुनाव जीता जा सकता है, वरना पोस्टर लगाकर हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे सुशांत, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, इसका क्या अर्थ था? और अंत में हो क्या रहा है? अगर आप ईमानदारी से देखिए, आप सुशांत की तरफ से बैठकर देखिए, तो इसमें इतनी बुरी तरह सुशांत का चरित्र हनन हो रहा है, जितना रिया का हो रहा है वो तो हो रहा है, उसके बारे में तो क्या कहूं।
लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हम उसके बड़े समर्थक हैं, हम उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आपने गंजेड़ी, चरसी, ड्रग एडिक्ट सब साबित कर दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये लड़की गांजा लाती थी। अरे भाई, लाती थी तो किसके लिए लाती थी? कौन पी रहा था? पार्टी कौन दे रहा था? फार्म हाउस किसने बुक कराया था? किसका था? तो अब आप इसकी चिंता किए बिना लगे हुए हैं। क्या ताकत ही मीडिया की कमजोरी बनती जा रही है? सवाल आशीष जी ने पूछा था, वो सवाल पहले से है, आज का नहीं है, नया सवाल नहीं है। ये रामकृपाल जी इस पर बिल्कुल अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये लिबर्टी ले रहा हूं। जब जनसत्ता अखबार निकला था तो वो बहुत तेज और बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था, सुपर हिट अखबार जिसको कह सकते हैं। दूर दूर तक अगले दिन मिलता था, किसी को शाम को मिलता था, लेकिन लोग पढ़ते थे। मगर वो संख्या जैसे ही 1.5 लाख के आसपास पहुंची, उसकी सर्कुलेशन का नंबर, तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मैनेजमेंट को प्रेशर महसूस होने लगा, क्योंकि अखबार के साथ समस्या ये होती है कि अखबार की हर कॉपी का दाम, जो दाम वो आपसे वसूल रहे होते हैं, उससे 20 गुना 30 गुना होता है। तो ज्यादा सर्कुलेशन अखबार के लिए घाटे का सौदा होता है। घाटे का सौदा होता है। ये बात ऐसे तो नहीं लिखी जा सकती थी। तो प्रभाष जी ने लिखा कि भाई, हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है इसकी वो क्षमता सीमित है और हमारा मैनेजमेंट प्रयास करेगा नई मशीन लगाने का, लेकिन तब तक आपसे आग्रह है कि आप लोग अपनी जनसत्ता की कॉपी को बांट कर पढ़ें, अब नए ऑर्डर न दें, हम इससे ज़्यादा नहीं छाप पाएंगे। तो अखबार का सर्कुलेशन बढ़ना अखबार के लिए नुकसानदेह होता था। क्यों नुकसानदेह होता था? क्योंकि अखबार अगर 16 रुपए का या 32 रुपए का होता था तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था। उसके लिए अखबार को विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे अखबार का खर्चा निकलता था। एकदम यही हाल टेलीविजन चैनल का भी है। टेलीविजन चैनल में एक समस्या और है। अखबार के साथ एक अच्छी बात यह थी कि अगर अखबार में कंटेंट ज्यादा हो गया, विज्ञापन भी ज्यादा आ गए, मान लीजिए अखबार अच्छे से चलने लगा, तो वो 4 पेज बढ़ा देगा, वो 12 के बजाय 16 पेज का कर देगा। किसी किसी दिन मुंबई में मैं रहता हूँ, यहाँ 40 पेज के 45 पेज के अखबार आते हैं सुबह, दाम उतना ही रहता है, दाम नहीं बढ़ता है। अखबार में पेज बढ़ाने की गुंजाइश है। हम वेबसाइट पे या डिजिटल पे करते हैं तो एक वेबसाइट एक साथ 8 स्ट्रीम खोल सकती है। टेलीविजन में 24 घंटे का समय है एक चैनल के पास, वो 24 घंटे को 24 घंटा 1 मिनट नहीं कर सकता है। उसको उस 24 घंटे के अंदर ही अपना विज्ञापन भी भरना है, अपना कंटेंट भी देना है, और ये भी तय करना है कि उसे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। एक तरीका निकला है, वो भी एक तरह का हिट फॉर्मूला है, सुपर फास्ट न्यूज, 100 न्यूज इन 100 सेकेंड 100 मिनट्स टाइप का एक आयोजन चला है। उसे देख के हम कहते हैं कि इससे कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये तीनों की लिमिटेशन होने के बावजूद अंत कहाँ होगा ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अंत समाज पर ही होगा। कितना भी कहिए कि इसका दोष है, उसका दोष है, ये फलानी पार्टी का एजेंट है, वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, उसको बिल्डर ने पैसा दिया है, ये सब चलेगा नहीं अगर समाज इसको देखना नहीं चाहेगा। तो जो मैंने आपको ये नंबर दिखाए रिपब्लिक भारत और आज तक के, और इसके बाद एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बात खत्म करूंगा। हाल का किस्सा है कुछ समय पहले का, कि एक विमान पर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक साथ सफर कर रहे थे। आप समझते हैं पेट्रोलियम मंत्री इस देश का बहुत पावरफुल मिनिस्टर होता है। ये दोनों जब भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां सैकड़ों लोगों की लाइन लग गई संबित पात्रा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी के लिए, और धर्मेंद्र प्रधान साइड से निकल गए, किसी ने न देखा न पहचाना। ये इस समाज का रिफ्लेक्शन है। आप क्या देखना चाहते हैं, संबित पात्रा क्या बात करते हैं, ये आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब उसका जवाब कैसे हुआ? तो उसका जवाब एक बहुत शिष्ट और सज्जन किस्म के प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो XLRI में प्रोफेसर हैं। लेकिन कई दिन अब उनका वो हर बार क्यों फंस जाते थे, क्योंकि संजीदा बात करते थे। उन्होंने एक दिन फॉर्मूला निकाल लिया, कहा भाई ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताओ। अब सामने वाले के फंसने की बारी थी। अब गौरव वल्लभ को ये बात समझ में आ गई है, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया है। वो हर डिबेट में जाकर कोई ऐसा एक किस्सा छेड़ देते हैं। किसी दिन उन्होंने कह दिया भाई आप रामायण की 4 चौपाई सुना दीजिए, मैं 8 सुनाऊंगा। अब आप गुगली फेंकने के काम में लग गए हैं।
तो जब आप डिबेट कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, यहाँ मैं बहस करने के बजाय अचानक गाना शुरू कर दूं और फिर कहूं कि भाई अच्छा आशीष आप जरा नाच के दिखाइए, इसके बाद आशीष के पास क्या रह जाएगा बात करने को। तो बात के विमर्श के स्तर को हमने वहां पहुंचा दिया है और लोग इसे देखते हैं। इसे देखने वालों के बारे में कहूंगा, एक शिनचैन नाम का एक बच्चों का सीरीज है टेलीविजन पर, कार्टून। आज सुबह सुबह किसी का मैसेज आया, वो पढ़ के बता रहा हूँ। उनका, जो लोग अपने बच्चों को शिनचैन देखने से रोकते थे लगातार कि भाई इससे ये बिगड़ जाएगा, इसकी बात करने का तरीका बदलेगा, गाली गलौज सीख लेगा, वो सब आजकल रोज शाम को बैठकर अपने ड्राइंग रूम में फुल वॉल्यूम पर रिपब्लिक भारत लगाकर देखते हैं। मेरा ख्याल है यही टिप्पणी है इस समाज पर, इससे आगे क्या करूं। जी शिबा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो अभी बताया गया कि सुशांत का केस जितना चला हमारे देश में, क्या विदेशों में भी ऐसा होता है? मैं जानना चाहूंगी, विदेशों में भी इस प्रकार के केस बहुत ज्यादा टीआरपी के लिए और इसके लिए इस प्रकार से चलाए जाते हैं, या हमारे देश ही कुछ अजूबा हो रहा है? विदेशों में एक जमाने में फेक न्यूज का चलन शुरू हुआ था, लेकिन उस पर एक अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो जिस तरह से वो समाज सचेत हुआ है, खासकर अमेरिका का समाज जिस तरह से सचेत हुआ है, और ये जो ब्रेक्सिट के दौर में जब ब्रेक्सिट की डिबेट बहुत ज्यादा हावी थी, उस समय जो नुकसान वहां लोगों ने महसूस किया पोलराइजेशन का, और वो सड़कों पे उतरने लगा, उसके बाद से वहां एक सोब्रिटी दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का कंटेंट दिया, उससे फॉक्स न्यूज भी शर्मिंदा दिखा। मतलब उनको लगा कि यार अब इसका करना क्या है, मतलब ठीक है ये तो हमारा भी बाप निकला। तो वो वाला जो वहां पर एक मोमेंट आया है, उस वजह से वो समाज सतर्क है। दूसरा, वहां पर समाज में जो अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि शायद ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, इस वजह से पोलराइजेशन के बावजूद अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। फ्रिंज एलिमेंट्स को फ्रिंज एलिमेंट्स की तरह, और वो सारी चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द सारा वो कल्चर आकर के सिमट गया, उसने बाकी चीजों को संभाल लिया है। जी हमारे यहाँ अब एक दूसरी तरह की आजादी है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाली मिसाल आपने पूछी कि क्या विदेश में है, वहाँ तो ब्लैक मूवमेंट को लेकर के या कुछ ब्लैक लोगों की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर के एक मूवमेंट खड़ा हुआ, उसको उन्होंने बहुत देर तक चलाया। लेकिन इसके अलावा हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं दिखती है जिसमें आप ये कहें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला लम्हा है। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला लम्हा तो वाकई अपने आप में केस स्टडी बनेगा। अशोक जी ने भी जैसे कहा और आलोक जी ने कहा कि भाई अगर वो इंसान कहीं स्वर्ग से बैठ करके अपनी गति बनता देख रहा होगा, तो वो मतलब हर हाथ जोड़ रहा होगा कि बख्श दो मुझे, बस करो, मेरा पक्ष लेना बस करो। तो ये एक मसला है जो टिपिकल भारत में है, और शायद मुझे लगता है पाकिस्तान में भी कई बार हमें दिखता है ये। जी आभार आपका शिबा जी। और जल्दी से मैं आशीष जी की तरफ मुड़ जाऊंगी, और आशीष जी आपसे मैं जान लेना चाहूंगी कि ये जो आजकल पत्रकारिता हो रही है, आज की, चूंकि आप युवा पत्रकार हैं, तो आप बताएं कि ये जो आजकल की पत्रकारिता हो रही है, इसको हावी होने से कैसे रोका जाए? हम सबको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की पत्रकारिता, कैसे रोका जाए आशीष जी? होने से रोकने का अभी तो एक डिजिटल मीडिया की जो मैं बात कर रहा था कि क्या उसकी जो ताकत है, उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समकक्ष एक और पैरेलल मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक रूप से खड़ा हो जाए तो लगता है कि आप रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चैनल को चलाने का तरीका है, या उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक दिशा निर्देश के तहत ही काम करते हैं। उनको जो कहा जाता है वो करते हैं, और वो एजेंडा, हर चैनल का अपना एक अलग सेट होता है, ये हम सब जानते हैं। तो और जिस तरीके से वो फीड किया जा रहा है हर एक इंसान को, खासकर दर्शक को, जहाँ पे चैनल खबर ना दिखाते हुए एक मसीहा के रूप में उसके एंकर और उसके रिपोर्टर सामने आ जाएं और ये कहें कि हम इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं, ना कि खबर बताने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं वो जो एक बारीक लाइन है कि जहाँ जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट एक आप अपने आप को हीरो बनाने में लगे हुए हैं, ना कि आप एक जर्नलिस्ट बताने में लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से दर्शकों को ये समझना होगा कि ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है। जी वर्षा जी, जल्दी से मैं आपसे भी आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आलोक जी।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, विदेश की आपने बात की और जी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में तो कई मतलब बहुत सारी हमसे भी बड़ी बड़ी कॉमेडी हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ हम लोगों को बहुत संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए। उस समाज में लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत परेशान हैं, और इस देश में जिस अंदाज में पाकिस्तान को विलेन के तौर पे पेंट किया जाता है और इसमें मजा लिया जाता है, वो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं और बिल्कुल हमारे जैसे इंसान रहते हैं। यानी उतने ही मैं दुखी है ना आलोक जी मैं कुछ जितने समय मैं कुछ हम समय लोग लंदन दुखी में हैं। रहा हूँ और वहाँ जी मैं महसूस करता था कि वहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अलग अलग दिखते नहीं थे, जी महसूस ही नहीं होता था। लेकिन बाकी दुनिया की जब आप बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, वहाँ कुछ नॉर्म्स हैं जो समाज के मीडिया के अंदर पालन जिनका किया जाता है, जी खास तौर पे क्राइम के मामले में। न सिर्फ विक्टिम की पहचान छिपाई जाती है जैसे रेप वगैरह के मामले में, बल्कि एक्यूज्ड को भी इस अंदाज में सामने नहीं लाया जाता है जिस अंदाज में भारत में लाया जाता है। वहाँ इंसान की प्राइवेसी जो है उसकी बहुत बहुत इज्जत कीमत है। कद्र है। वहाँ किसी के मरने की खबर भी अखबार नहीं दे सकता है जब तक कि उसके परिवार से उसकी क्लियरेंस ना आ जाए कि ये इस इंसान की मौत हो गई है। जैसे पुलिस के एक्शन में, मिलिट्री ऑपरेशन में, या कहीं कोई हत्या हो गई, तो क्योंकि उस समाज का ये मानना है कि ये किसी परिवार का हक है सबसे पहले जानने का कि आपके परिवार के एक इंसान की मौत हो गई है। दूसरा, आप नहीं जानते हैं कि वो किस परिस्थिति में है, उस परिवार में कौन किस हाल में है। आप अपने आसपास के कई एक्सीडेंट्स के किस्से जानते होंगे जिसमें कि हस्बैंड वाइफ का साथ में एक्सीडेंट हुआ, एक की डेथ हो गई, दूसरे को बताया नहीं जाता है। परिवार के लोग तय करते हैं कि इसको नहीं बताएंगे, क्यों? डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल मत बताइए, दिमाग पे जोर पड़ेगा। जी लेकिन यहाँ क्या है कि सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, आदमी दिखा और 3 मिनट के अंदर ब्रेकिंग न्यूज, फलाने की मौत। अब उसके घर में कितने लोग कमजोर दिल वाले हैं, उनके ऊपर क्या गुजरने वाली है, इस बारे में कोई सोच नहीं रहा। नियामक संस्थाएं नहीं है आलोक जी यहाँ। नियामक संस्थाएं हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। अगर होती हैं तो वो दिखती हैं अभी। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है चल सुदर्शन रहा है। के मामले पर। आप लोग अगर उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स देखें, और वो प्रोसीडिंग्स भी आपको डिजिटल मीडिया पे 2 साइट्स हैं, लाइव लॉ और बार एंड बेंच, उनमें आपको सुप्रीम कोर्ट में या और अदालतों में चल रहे मुकदमों की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मैं तो कई बार उनको पढ़कर ही काम चलाता हूँ। जी तो अगर आप उन पे नजर डालेंगे, ये नियामक संस्थाओं से सबसे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके कि अगर आप हैं तो कहाँ हैं, जी क्योंकि अगर आप हैं और फिर टेलीविजन पे ये चल रहा है तो आपके होने का क्या अर्थ। क्या अर्थ है, दंड का प्रावधान और कुछ भी नहीं है इसका। मेरा मुंबई हाई कोर्ट में भी रिया का मामला चल रहा है। हाँ, एक मुंबई हाई कोर्ट में भी चल रहा है, दिल्ली हाई हाई कोर्ट में भी चल रहा है। एक वहां पे भी ये मीडिया ट्रायल को लेके लोग बहुत आहत है। तो समाज को रास्ता इसका भी एक निकालना होगा। मैं सिर्फ इतना जोड़ना था मुझे कि जो व्यक्ति की अपना निजी स्पेस होता है, प्राइवेसी होती है, जी उसका ख्याल हम लोग वैसे तो कहते हैं साहब पश्चिम का समाज बहुत खुला समाज है, हम लोग तो बहुत साफ ढके पुते रहते हैं, जी लेकिन जब दूसरे के कपड़े फाड़ने का वक्त आता है तो उस वक्त हम बिल्कुल पश्चिम के भी बाप हो जाते हैं। जी मेरा एक सवाल है आलोक जी आपसे और अशोक वानखेड़े जी से भी। हाँ, विदेशी मीडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इंडियन मीडिया अभी उतनी परिपक्व नहीं है? अगर आप लोगों को बेहतर याद होगा जिस तरीके से यूएस में भी मोनिका लेविंस्की वाला केस हुआ, और उसके बाद डायना का जिस तरीके से उनकी डेथ हुई, प्राइवेसी का मामला था, उनको चेस किया गया, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जी वो भी एक दौर था। तो देखिए, ये जो डायना वाला किस्सा आप कह रहे हैं, वहाँ एक पापाराजी पापा फोटोग्राफर कहलाते हैं, पापाराजी। लेकिन पापाराजी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो पीछा करते हैं। तो हमारी दिक्कत ये हो गई कि हमारा जो मीडिया है वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पापाराजी की पापराजी हो गया। आ गया। तो ये एक चिंता की बात है। कैसे हल निकलेगा, देखिए मैं नहीं बता सकता हूँ, अपने पास हर सवाल का जवाब नहीं है। हमारा जी काम सवाल उठाते रहना है। और जी मेरा ख्याल है अशोक भाऊ इस पे कुछ बोलेंगे। अशोक भाऊ को हम लोग भाऊ बोलते हैं क्योंकि हमारे सारे जो मित्र हैं उनके बड़े भाई की तरह ये इंदौर से दिल्ली आकर बसने वाले पत्रकारों के बड़े भाई हैं। उनको सबको पहला ठिकाना प्रदान करते थे, इसलिए इनको हम लोग भाऊ कहते हैं। जी वर्षा जी को कुछ कहना था जिसके जी बीच में मैं कूद पड़ा, मुझे ये ध्यान आ रहा है। लेकिन अशोक भाऊ अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें तो टिप्पणी कर दें, उसके बाद हम लोग उनको सुने। तो मुझे बोलना है। नहीं, मेरा भी मैं बस एक छोटी सी बात कह देती हूँ, फिर आपकी बात के साथ शायद ये सभा यहाँ पे समाप्त होगी।
तो ये कि मुझे लगता है 2 उदाहरण थे मेरे पास। एक तो यही जो सुदर्शन टीवी वाली बात आपने कही, जब जजेस ने इतनी सख्त टिप्पणी की, जो हमने भी पढ़ा कि अब आप किस तरह, क्या आप मीडिया पर अंकुश लगाने वाले तक आप अगर पहुंचने लग जाएं, तो वो एक लिमिट है, एक सीमा रेखा है, तो तय करना चाहिए मीडिया को भी कि अब हम कैसे उस लिमिट तक ना पहुंचे। और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा अभी ये हुआ था, एक लेटर मीडिया में वायरल हुआ था रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार का, जिसने रेजिग्नेशन दिया था और एक दो लंबा दो चौड़ा लेटर। लेटर लिखा था, उसने बताया था 2 लेटर लिखे थे। तो वो लेटर भी मतलब मीडिया को समझने का इस समय बड़ा अच्छा जरिया है कि कैसे आपको जबरदस्ती किसी के घर की दीवार फांद करके उसके वहां के शॉट्स लगाने को कहा जाता है। उसमें हो सकता है कि वहां का सुरक्षा गार्ड आपको गोली मार दे और आप शहीद भी नहीं हो सकते, आप तो ऐसे पेशे में हैं। तो और इसी दौर में पत्रकारों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ ऐसे पत्रकार जो कहीं कहीं कुछ कुछ खबर, मतलब मैं उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड में ये तो कोरोना लॉकडाउन का समय है, 10 से 12 पत्रकारों पर मुकदमे हुए हैं जो सरकार के खिलाफ एक लाइन भी थोड़ी इधर से उधर लिखने के उस पर। तो ये वाला दौर भी है, पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं, कभी जेल में है। कफील जी, जैसे डॉक्टर कफील है, वो जेल में इतने समय रहे और अगर अदालत ने ना कहा होता तो वो नहीं आते और ऐसे सवाल नहीं उठते। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी उम्मीद वाली जगह भी हैं समझने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये सुदर्शन टीवी केस जो लेकर चल रहा है, वो एक तरह से अगर उस पर बात हो, बहस हो, उसे आगे बढ़ाया जाए, तो एक लिमिट सेट करने की कोशिश हर स्तर पर करनी चाहिए। और अल्टरनेटिव मीडिया जो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से ये वाली बातें आगे रखनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सबको थोड़ा एकजुट होना चाहिए। वो अलग अलग पड़ी हुई लकड़ियां जो कमजोर होती हैं और एक साथ मिल जाती हैं तो एक बड़ी ताकत हो जाती है। तो अगर ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी किसी तरह से एकजुट हो जाए, तो शायद वो एक लोगों के पास विकल्प भी तो, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं वो एक जैसे हैं, उनके इतने बड़े बड़े टीवी सेट है, वो उस पर कुछ तो देखेंगे, तो लोगों के पास एक बेहतर विकल्प भी तो आए। विकल्प जी, वर्षा अशोक ने मिलना चाहिए। वर्षा ने दीवार फाड़ने वाली बात कही। आपको याद होगा जब चिदम्बरम की गिरफ्तारी वाला से पहले 2 दिन का था तो गेट खुला था, फिर भी दीवार फांद रहे थे, मतलब गेट से नहीं अंदर जा रहे थे, और रिपब्लिक टीवी ये कर रहा था, विजुअल इम्पैक्ट। जी जी। तो मतलब सबने ये सवाल पूछा, जब गेट से अंदर जा सकते तो दीवार क्यों फांद रहे हैं? तो ये एक, और वही उन्होंने किया था जब पुष्कर वो नंदा वो उनका, हाँ, नंदा पुष्कर का मामला आया था, तो उनके पिताजी ने, नंदा पुष्कर के पिताजी ने जो कहा उसको नहीं चला करके, उनके नौकर ने जो कहा नहीं चला करके, अपनी तरफ से एक फेक स्टोरी थोपी कि ये विलेन है, शशि थरूर बहुत बड़े विलेन है, तो वो है। लेकिन ये जो 24 घंटे इसको खाना चाहिए इस माध्यम को, तो ये 24 घंटे का जो उसका जो एक हम लोग उर्दू में कहावत है, शैतान की आंत है जो भरती नहीं है, उसकी वजह से ये कुछ भी कूड़ा खिला सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये भी एक मसला है। अगर कोई लिमिटेड आवर्स होते तो शायद कुछ क्वालिटी होती। नहीं शिबा जी, मैं ये नहीं मानता। 2 बातें हैं कि यहाँ पे इस देश में इतनी खबरें हैं, आलोक जी चैनल हेड रह चुके हैं, यदि आप 48 घंटे का भी दिन हो तो भी खबरें दिखाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप दिखाना ही खबरें नहीं चाहते, आप कुछ और दिखाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि जब बॉम्बे में राइट्स हुए थे तब ये स्थिति थी। मेरी भतीजी बॉम्बे में एक चैनल के लिए काम कर रही थी, उसने कहा रात को हमने देखा कि एक चैनल के टीम एक गाड़ी का शीशा तोड़ के विजुअल्स ले रहे थे। तो हमने बोला ये क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि अरे विजुअल्स ही नहीं मिले सुबह से शाम तक क्या करूं, ऑफिस का बड़ा प्रेशर है। ये प्रेशर भी होते हैं, ऐसे भी छोटे मोटे इंसिडेंट्स है। लेकिन जहां वर्षा जी कह रही थी कि लोग एक होना चाहिए, लोग होते हैं वर्षा जी, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग होते हैं। गुजरात में एक पोर्टल के आदमी को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, पूरे देश में लोगों ने उसका विरोध किया, तो वहां से छूट गया। आज विनोद दुआ पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है, कई लोग उनके साथ है। ऐसा नहीं है, लोग साथ देते हैं। और जर्नलिज्म में है तो आपको रिस्क तो उठानी पड़ेगी। देखो ये कोयले की खदान है, या तो खाली इधर उधर लगेगा, तो ये आपको मतलब पत्रकारिता में कोई पीले चावल लेके तो बोलता नहीं कि आप आ जाओ आ जाओ। हमने सबने ये प्रोफेशन तय किया है, इस प्रोफेशन में आपको पत्रकारिता जिंदी रखनी है, तो आपको सरकार, क्योंकि आप जब भी सवाल उठाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठाएंगे, फिर चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी को, ये मायना नहीं रखते। जब आप सवाल उठाओगे तो नाराज होगी सत्ता पक्ष, तो वो नाराजगी आपको झेलनी होगी, आपको अपने आप को साफ पाक रखना होगा। आपके खिलाफ भी लोग 10 जगह ढूंढते हैं, यदि आप भी वही करते हैं और दूसरों को कहते कि वो मत करो,
तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का। उंगली उठाने। तो ये तमाम चीजें है। एनडीटीवी का भी एक उदाहरण है कि जब एनडीटीवी पे रेड हुई तो सब लोगों ने कहा कि पत्रकारिता हमला। मैं नहीं मानता था पत्रकारिता पे हमला। ठीक है, एनडीटीवी पे इनकम टैक्स की रेड हुई, वो तय होगा, कोर्ट में केस जाएगा, यदि गलत होगी तो सजा होगी। लेकिन इनकम टैक्स पे वो पत्रकारिता का हमला नहीं होता। किसी भी मालिक को अरेस्ट हो जाता है या मालिक के 10, अभी इंदौर में एक अखबार है जिसके मालिक का गुटखे का काम है और बिल्डिंग का काम है, एक अखबार के मालिक के तो इतनी चीजें निकली है। अब आप जब भी उस पर हमला हो जाए तो आप कहो कि पत्रकारिता पे हमला है, ये नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक थिन लाइन है और ये संघर्ष समाज में कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन फिर मैं आलोक जी के साथ हूं, अंधेरा नहीं है, बिल्कुल प्रकाश इसमें भी है और हमें उस प्रकाश के साथ ही रहना है। जी, बहुत एक अच्छी चीज बात। और मैं बता दूं, ये क्योंकि ये दीवार फाड़ने वाली बात हुई, मैं जब इंग्लैंड गया था शुरू में बिल्कुल नई बात थी कि वो जो प्रिंस थे उस साल, शायद प्रिंस हैरी, वो किसी पार्टी में गेट क्रैश के अंदाज में घुस गए थे। तो उसके बाद वो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार है, उसने एक क्रेन ले ली और वो पैलेस के बाहर खड़ी कर दिया, उस क्रेन पे फोटोग्राफर बैठा दिया ऊपर कैमरा लगा के, और बड़ा सा बैनर लगाया हुआ था न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की क्रेन है। ऐसा नहीं कि छिपा के किया कि आप दूसरे की प्राइवेसी में घुसेंगे तो हम आपकी प्राइवेसी में घुसेंगे। और उनके लॉन को लगातार कवर कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। लेकिन ये हैसियत क्या हम इस देश में एक आम आदमी को दे रहे हैं कि वो अपने देश के सर्वोच्च शासकों के खिलाफ इस तरह की हरकत करके साफ निकल जाए। वो खड़ा रहा, सर प्रिंस की तरफ से या पैलेस की तरफ से उसके खिलाफ शिकायत की गई, पुलिस में एक्शन करवाया गया, ऑर्डर करवाया गया, उसके बाद वो वहां से हटा है। ऐसा नहीं कि वो तुरंत एक किसी को फोन किया और पुलिस वाले आए, उठा के ले गए और थाने में ले जाके पिटाई कर दी। तो ये एक समाज आगे बढ़ा हुआ है या एक समाज आगे नहीं बढ़ा हुआ है, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ आके रुकते हैं। और एक बात जहाँ अशोक भाऊ ने खत्म की है वही मैं भी कहूँगा कि, और जो ये अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, अभिव्यक्ति बिना खतरे उठाए नहीं आती है, इसलिए उसके साथ जो खतरे जुड़े हैं, और पहले तो कहा ही जाता था भाई जो पत्रकार है वो बहुत जोखिम भरा कार्य है। ये ऐसा बीच में दिक्कत ये हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्हें वो जोखिम दिखाई नहीं पड़े, उनको सिर्फ ग्लैमर दिखाई पड़ा। उनको लगता है यहाँ के स्टार बना जाता है। और यही वजह है जो आशीष जो चिंता जता रहे हैं कि ताकत क्या कमजोरी बन रही है। तो हाँ, ये जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जो उन लोगों से पूछे जो पब्लिक सेलिब्रिटी बन जाते हैं कि चलते फिरते उनको हर सड़क पे कोई पहचानता है, उनके लिए सड़क घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ताकत तो फिर कमजोरी बनती है एक जगह जाके। जी, फिरोज जी हमारे साथ आ गए हैं। फिरोज जी, अब कमान आपके हाथ में है। कमान तो मेरे हाथ में नहीं है, कमान आपके हाथ में है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करूंगा, आलोक जी, अशोक जी, शिल्पा जी, वर्षा, आशीष और आपका भी, कि आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और इस चर्चा में जुड़े। बहुत मजा आया सुनने में, हालांकि हम लोग का जो वक्त तय हुआ था उससे बहुत आगे निकल गए। और मैं इस बात पर इस चीज को खत्म करना चाहूंगा। मैंने सभी को सुना, मैं दूसरे कमरे में था क्योंकि मैं ये इंश्योर कर रहा था कि कहीं ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए मैं दूसरे कमरे में था। अशोक वानखेड़े जी ने आशावान है, वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से निराश नहीं हूँ जो स्थिति है, बड़ी अच्छी बात है। राम कृपाल जी ने भी कहा कि जो आज स्थिति है जरूरी नहीं कि ये रहे, ये कल बदलेगी, वो भी आशावान है। तो मैं आप दोनों के आशावाद को तो मैं सल्यूट करना चाहूंगा, और दूसरा मैं चाहूंगा कि मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना आशावादी नहीं हूं जिस तरह से चीजें चल रही हैं। मैं तो यही कह सकता हूं, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आशीष और वर्षा जैसे जो यंग पत्रकार हैं, इस तरह की पौध हमारे अंदर, हमारी इस फील्ड में अगर फ्रेटर्निटी के साथ जुड़ेगी तो हो सकता है कि जो बात आपके अशोक जी कह गए हैं या कह रहे हैं, या राम कृपाल जी जो कह के जा चुके हैं, वो सही साबित हो जाए। और मैं आपसे उम्मीदा जी कहूँगा कि सबका आभार व्यक्त करते हुए सभा को यहाँ पर समाप्त किया जाए। आप सभी का बहुत आभार, हमारे जितने गणमान्य अतिथि यहाँ आए, आप सबका बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आभार आप सभी का। धन्यवाद।